इसलिए आरोग्य भारती आरोग्य के क्षेत्र में ज्ञान के मार्ग में भी अग्रसर है, वैसे कृति के मार्ग में भी अग्रसर है। वह कृति है, वह सेवा की कृति है। जैसे कि पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के द्वारा कुछ समय पहले, कुछ साल पहले अपने ज्ञान का उपयोग कर कर हमने पीआरए करवाया था एक पूरे गांव का। ग्रामीण जंगल का एरिया है। उस गांव का सर्वे 3 दिन चला था, जिसे पीआरए बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल। हेल्थ के लिए रिलेटेड ऐसा पीआरए हमने पहली बार करवाया। और उस गांव के वो पीआरए के बाद जो निष्कर्ष हमारे पास हमारे सामने आए, उसके द्वारा आरोग्य की जो भी समस्याएं सामने आई और उन समस्याओं में कारण जो निकले, वो जो हेल्थ के समस्याएं निकली, उसके कारण है वो उनके लाइफस्टाइल के कारण है, आहार विहार के कारण है। अत्यंत ग्रामीण इलाकों में भी लाइफस्टाइल शब्द मालूम है, लेकिन आहार विहार शब्द मालूम नहीं, ऐसी स्थिति मालूम पड़ी। तो इसीलिए पहले मैंने लाइफस्टाइल के कारण उनको रोग हुए ऐसे बोला। और जो बदलाव आरोग्य भारती द्वारा उनको सुझाव दिए गए, उसके द्वारा उन्हीं आरोग्य की समस्याओं में उनको कुछ न कुछ रिलीफ हुआ, उपशम हुआ। तो अपने ज्ञान के द्वारा हम सब अपने समाज का कुछ न कुछ सेवा के स्वरूप में कृति रूप उत्तर दे, यह आपसे अपेक्षा करते हुए आज के यह सत्र का उद्घाटन हुआ, ऐसा मैं घोषित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज के कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता डॉक्टर अमेय रत्नाकर गायधनी सर का मैं परिचय करना चाहूंगी। सर ने बीएमएस आयुर्वेद सेवा संघ आयुर्वेद महाविद्यालय गणेशवाड़ी नासिक से किया है। आगे सर ने एमडी रसशास्त्र गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज एर्नाकुलम केरला से किया है। सर क्लिनिकल एवं फार्मास्यूटिकल एक्सपीरियंस में उन्होंने आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड पंचकर्मा सेंटर में काम किया है। साथ ही सर has worked as a physician in NAMCO Charitable Trust Cancer Hospitals Panchagavya Therapy. Also, sir has served as a production manager in Aushadhi Bhavan Nashik and production chemist in Chaitanya Pharmaceuticals Nashik. Sir is currently working as assistant professor at Matoshri Ayurved College, Eklahre, Nashik. आज का सर का विषय है रसशास्त्र एवं भैषज कल्पना के अंतर्गत कल्पना निर्माण, विशेषतः मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स, शार्कर कल्पना इत्यादि। ओवर टू यू सर। मेरी पीपीटी शेयर करें। यस यस सर। So everyone can see. First slide. Please go to first slide. Yes. सभी को मेरा नमस्कार। सभी मान्यवर जो उपस्थित विद्यार्थीगण हैं और जो आरोग्य भारती के वरिष्ठ हैं, उनको मेरा नमस्कार। और मैं जो अभी व्याख्यान देने जा रहा हूँ वो मेरा कुछ अभ्यास होगा, कुछ अनुभव होंगे। इसमें कहीं मुझसे कहीं गलती हो गई तो मुझे क्षमा करना और उसको दुरुस्त करने का ख्याल भी रखना, क्योंकि ज्ञान देने से बढ़ता है, लेने से बढ़ता है। तो आपसे भी मुझे कुछ ज्ञान मिले तो अवश्य हम वेलकम करेंगे उसका। आज का जो मेरा टॉपिक है औषधि कल्पना निर्माण पार्ट 3।
जो पहले पार्ट हुए हैं वो अभी तक आपके हुए नहीं है। सेकंड टर्म का आपका सिलेबस है औषधि कल्पना निर्माण पार्ट 3, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट डोसेज फॉर्म्स। वैसे देखा जाए तो रसशास्त्र जो विषय है वो बस बुक्स पढ़ने का नहीं है, वो अगर आप कर्म विशारद हो तो उसमें वैशज शास्त्र सीखने में मजा आता है। तो मेरी आपसे विनती होगी कि आज का लेक्चर होने के बाद अगर एक एक कल्पना का एक एक आप करके देखेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक रहेगा। बस मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, हमें खुद सीखना है, क्योंकि आयुर्वेद दवाइयाँ आप जितने अच्छे कर पाओगे उतने आपको अच्छे गुण मिलते हैं दवाइयों के। आज के विषय में हम सीखेंगे शार्कर कल्पना, उसके बाद गुड़ कल्पना, लवण कल्पना, क्षार कल्पना, अयस्कृति कल्पना, लेप कल्पना। इन सभी कल्पनाओं में से क्षार कल्पना और लेप कल्पना मस्ट नो है। शार्कर कल्पना, गुड़ कल्पना, लवण कल्पना, शार्कर गुड़ नाइस टू नो है और लवण कल्पना जो है डिजायरेबल टू नो है। तो उस हिसाब से ध्यान में रख के आप पढ़िएगा, लेकिन हमें एक एक कल्प करेंगे ये होने के बाद, तभी आप जाके सिद्ध वैद्य हो सकते हैं, नहीं तो फिर यदृच्छया सिद्धि मिलने में आपको अवलंबित रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्षारकर कल्पना। इसके पहले आपने सुना होगा पानक कल्पना, जिसमें हम पानक बनाते हैं और जिसमें शरबत जैसी वो कल्पना है। शरबत करते वक्त हम पानी में शक्कर को घोल मिलाते हैं और उसमें थोड़ा सा नमक वगैरह मिलाते हैं। लेकिन पानक और शर्कर में यही अंतर है कि थोड़ा सा अंतर है, खूब बहुत ज्यादा नहीं है। अभी हम देखेंगे आगे जाके क्या क्या है। शार्कर कल्पना में हमें सीखना होगा जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिफरेंस बिटवीन शार्कर कल्पना एंड सिरप, importance of temperature, precautions, confirmatory test, packing, preservation, shelf life और एग्जाम्पल। एक एक करके हम आगे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि शार्कर कल्पना क्या होता है। सबसे पहले शार्कर कल्पना की डेफिनेशन देखेंगे। देखिए, हिमे फांटे श्रुते अर्के वा शर्करा द्विगुणा क्षिपेत मंदे अग्नौ साधितं पूतं पटात तत् शर्करम स्मृतम। मेरी आप सभी विद्यार्थियों से गुजारिश है कि आप सबसे पहले संस्कृत श्लोक पढ़िए, वर्ड टू वर्ड, यानी शब्दशः, फिर अर्थशः और फिर शब्दार्थशः। जब तक ये नहीं कर पाओगे और बस ट्रांसलेशन पर ही एम्फसाइज करते रहोगे तो ट्रांसलेशन में जो भी कुछ गलत चीजें होगी, या फिर आजकल जो एनसीआईएसएम के कुछ बुक्स आए हैं बाजार में उनमें भी बहुत सारी त्रुटियां हैं, तो वो आपके ध्यान में नहीं आएगी। इसलिए शास्त्रार्थ समझना है तो आपको संस्कृत से मैत्री करनी ही आवश्यकभूत है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शार्कर की डेफिनेशन, व्याख्या। हिमे यानी हिम यूज कर सकते हैं, फांटे या फिर फांटे यूज कर सकते हैं, श्रुते यानी कषाय यूज कर सकते हैं, अर्केवा या फिर अर्क यूज कर सकते हैं एज अ द्रव्य। दूसरी स्लाइड लगाइए सर। जी, हेलो, दूसरी स्लाइड मैडम, प्लीज शेयर सेकंड स्लाइड। मैडम प्लीज फॉरवर्ड द स्लाइड so that student can see that. Please share the second side. रेशमा मैडम, सुन रहा है कोई? Please share this. सर ये रेशमा साइड मैडम, है। यस सर। next slide please. I request you to be there so that it will be sync. यस सर, आई एम हियर ओनली। Yes madam, we have move ahead. Please go to the slide of Sharkar.
4th slide, I think. Madam, please, Yes, so slide, that sir. everybody can see. It is not changed. First, in my front, it is the first slide showing. It is showing the first slide. हाँ सर, हाँ सर. 4th slide, madam. 4th Okay. slide. ठीक है. ओके सर. ठीक. सर, I will reshare. Yes, ma'am. Sir, it's okay now. Please select, click on the enable editing so that you can move those slides. Sir, I am unable to move, but which number? 4th slide, madam. Slides are not moving, madam. Slides are not moving. No, not only that, it is not in a presentation mode. You please first click on the enable editing so that it will be possible to show it. I can't see the slide, madam. Fourth slide, madam. Sharkar Kalpana. Yes, ma'am. Yes, madam. Can you please maximize it? Yes, on presentation. Fine. Thank you, madam. Thank you very much. So moving ahead, again I am restarting it because it was interrupted. तो हम देखेंगे, पर सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन व्हाट इज द शार्कर कल्पना. एक्चुअली ये जो कल्पना है, मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ. ये जो कल्पना है वो बेसिकली यू मे नॉट फाइंड इट डायरेक्टली फ्रॉम संहिता, लेकिन यादव जी त्रिकम जी जो इस 19वीं सदी के जो ऋषि तुल्य व्यक्तिमत्व थे, उन्होंने द्रव्यगुण विज्ञान में अपनी बुक में इसकी एडिशन की है, शार्कर कल्पना की. तो उसी के रेफरेंस से ये व्याख्या दी गई है. हिमे, फांटे, श्रुते, अर्के वा. So there are four kind of द्रवद्रव्य which can be used in शर्करा कल्पना. हिमे, फांटे, श्रुते, अर्केवा. यानी हिम यूज कर सकते हो, फांटे यूज कर सकते हो, कषाय यूज कर सकते हो, अर्क यूज कर सकते हो. शर्करा द्विगुणा मता, ट्वाइस शुगर, यानी जो शक्कर है वो दुगना लेनी है. मंदेग्नौ साधितम पूतम, यानी इस मिश्रण को, इस सॉल्यूशन को मंद अग्नि पर गर्म करना है. साधितम पूतम पटात तत् शर्करम, पटात शर्करम स्मृतम. तो ये जो है ये व्याख्या है, यानी मंद अग्नि पे साधन करने के बाद उसको पूत यानी स्वच्छ कर लेना है. क्योंकि जब कभी भी हम सिरप तैयार करते हैं या फिर शार्कर कल्पना करते हैं, तो जो शक्कर रहती है वो उबालने पर उसमें से जो फ्रोदिंग आती है
उसको निकालना चाहिए, नहीं तो बाद में अपना शुगर सिरप या फिर शार्कर कल्पना खराब हो सकती है। तो इसीलिए मंदेग्नौ साधितम पूतम पटात तत् शर्करम स्मृतम, उसको फिर छान लेना है। तो इस प्रोसीजर को करने के बाद जो कल्प मिलता है उसको शार्कर कल्प या फिर इस कल्पना को शार्कर कल्पना कहा जाता है। वैसे समझने में बहुत ही आसान है। अगर आप सॉरी टू से, लेकिन ये सच बात है कि अगर आप देखेंगे कि सिलेबस में भी दिया है और एनसीईआरटी के नए बुक्स में भी दिया है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन शार्कर कल्पना एंड सिरप। जो पहले सिरप कल्पना दी गई थी उसी से अनुसरित ये शार्कर कल्पना यादवजी त्रिकम जी ने आयुर्वेद में ऐड की थी उसी के हिसाब से। तो उसमें बेसिकली कोई तो अंतर होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर शुगर सिरप हम देखें तो उसमें भी 67% वॉल्यूम बाय वेट बाय वॉल्यूम शक्कर रहती है, या फिर दुगनी शुगर रहती है वेट बाय वेट। तो इस हिसाब से शर्कर और सिरप वो एक ही है, लेकिन अभी कुछ ये हमें दिया गया है कि उसमें अंतर बताओ, तो वो आगे जाके हम देखेंगे। देखो यहाँ पर आपको पिक्चर में यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है हिमे फांडे श्रुते अर्केवा, यानी हमने मंदाग्नि पे काढ़ा लिया है या फिर अर्क लिया है या फिर फांटा और हिम लिया है, और उसमें दो भाग हम शर्करा मिश्रित करेंगे और उसको मंदाग्नि पर हल्के हल्के गर्म करेंगे जब तक उसका पाक ठीक से ना हो। तो यादव जी त्रिकम जी ने या फिर आपके एनसीईआरटी के बुक्स में दिया है कि 2 या 3 तार दिखने चाहिए, लेकिन अगर 2-3 तार देखेंगे तो उसके भी हिसाब से वो सिरप अच्छा होगा। वो सिरप का नहीं, लेकिन शर्कर का दिया है कि 2 से 3 तार हमें दिखने चाहिए, वो उसके सिद्धि लक्षण है। ठीक है, सिरप का हम आगे देखेंगे क्या है। तो इसी हिसाब से हमें तुलसी अर्क भी हम कर सकते हैं, जो इसका उदाहरण दिया है कि तुलसी अर्क 1 भाग और यानी 1 लीटर ले लिए तो उसमें दुगना शुगर यानी 2 किलो शक्कर लेनी है और उसको हल्के आंच पर गर्म करना है जब तक उसका 2 या 3 तारी पाक ना हो जाए। तो उसके बाद उसको छान ले और उसे कहते हैं तुलसी अर्क शार्कर। मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखो मैंने कहा था कि सिरप्स आर द concentrated sucrose aqueous solutions containing pharmaceutical, medicinal extract and aromatic substances intended for oral use. ऑब्वियसली जो सिरप्स है वो ओरल यूज के पर ओरल रूट से हम एडमिनिस्टर करते हैं। और देखो ये है एक्वियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन है कंटेनिंग फार्मास्यूटिकल, मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट और एंड एरोमेटिक सब्सटेंसेस इंटेंडेड फॉर ओरल यूज। और इस व्याख्या से देखा जाए तो इसके 3 प्रकार सिरप के 3 प्रकार हमें बाजार में मिलते हैं, सिंपल सिरप्स, मेडिकेटेड सिरप और फ्लेवर्ड सिरप। सिंपल सिरप यानी बस कॉर्न सिरप रहता है, जैसे प्लेन है, जो बेस यूज कर सकते हैं हम अलग अगले मेडिसिन के लिए, अलग अलग मेडिसिन के लिए। मेडिकेटेड सिरप्स यानी जब हम कफ सिरप्स देखते हैं वो मेडिकेटेड सिरप्स, those active moiety is added in that syrup base, and the flavored syrup, जैसे फ्लेवर्ड सिरप यानी हम वो रोज का जो हमें बाजार में मिलता है, सो दैट इज द फ्लेवर्ड सिरप। सो इस प्रकार से सिरप के 3 प्रकार है जो कि शार्कर के कोई प्रकार मेंशन किए नहीं गए हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिरप वो उसकी भी 4 प्रकार से आधुनिक परिभाषा से 4 प्रकार से हम सिरप बना सकते हैं। पहला है सॉल्यूशन विथ हीट, यानी सॉल्यूशन तैयार किया गया, जो शक्कर मिला दी हमने पानी में और उसको गर्म करना है। एगिटेशन विदाउट हीट, यानी हमने सिरप बेस लिया और उसमें एक्टिव मोइटी मिला के उसको एगिटेशन यानी जो स्टरर से उससे प्रॉपरली मिक्स करना है। तीसरा जो प्रकार है जिससे सिरप बनता है वो है एडिशन ऑफ सुक्रोज टू लिक्विड मेडिकामेंट, यानी समझो हमने लिक्विड मेडिकामेंट एक्सट्रैक्ट कोई ले लिया तो उसमें सुक्रोज ऐड करके बस उसको घोलना है, उस हिसाब से भी यानी गर्म नहीं करना है, तो वो भी एक प्रकार है। और चौथी है परकोलेशन मेथड। सो बाय दीज 4 मेथड्स वी कैन प्रिपेयर सिरप्स। देन सिरप करने में हमें प्रिकॉशन क्या लेनी है। देखो सिरप करना और शार्कर कल्पना करना वैसे देखा जाए तो बहुत ही आसान है,
लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत थोड़ा मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि इसके जो परिणाम है हमें 7 दिन के बाद या फिर 5 दिन के बाद दिखने को मिलते हैं। जैसे समझो हमने अगर शक्कर कम ली, उसमें शक्कर कम हो गई, तो फिर वो पतला हो जाता है और उसमें बैक्टीरियल या फिर कोई भी कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो बाय डेफिनेशन व्हेन द शुगर परसेंटेज एक्सीड्स 67% इट बिकम्स अ सिरप एंड इट इज कहते हैं ना शुगर इटसेल्फ विल एक्ट एज अ प्रिजर्वेटिव। लेकिन अगर शुगर परसेंटेज कम हो गए तो वो कंटेमिनेशन होने के और डिकम्पोज होने के, फर्मेंटेशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। वेयर अगर शुगर परसेंटेज ज्यादा हो गए 67% ग्राम पर ग्राम के हिसाब से अगर ज्यादा हो गई, तो फिर क्या हो सकता है? तो फिर देखो क्रिस्टलाइजेशन होता है। बहुत सारे आयुर्वेदिक सिरप्स जो बहुत ही मीठे भी लगते हैं, और वहां पर कुछ दिनों के बाद उसके हम ढक्कन पर देखें तो उसके शक्कर के क्रिस्टल जैसे दिखने को मिलते हैं। तो ये जो है ये शुगर यानी शुगर परसेंटेज ज्यादा होने के लक्षण है कि क्रिस्टलाइजेशन चालू हो जाता है। तो ये प्रिकॉशन हमें लेनी है कि बाय वेट टू वेट और बाय वेट टू वॉल्यूम ये हमारा शुगर का परसेंटेज बहुत ही क्रिटिकल होना चाहिए। दूसरी बात है, अगर हमने शुगर सिरप करते वक्त या फिर शर्कर करते वक्त मंदाग्नि यानी माइल्ड फ्लेम ना रख के थोड़ा मॉडरेट या हाई हीट रख दी, तो शुगर का जो सॉल्यूशन है वो ऊपर आ जाता है और अपने पात्र से बाहर आ जाता है, तो वो नुकसान होने की संभावना है। दूसरी चीज वो जल जाने की संभावना होती है, तो ये ना हो इसलिए। और तीसरी चीज वाटर कंटेंट उसके कम हो जाते हैं और जो एक्सपेक्टेड यील्ड है उससे कम हमें मात्रा मिलती है। तो ये जो टेम्परेचर है, प्रिकॉशन ये लेनी है कि टेम्परेचर माइल्ड रखे, ज्यादा ना रखे। तीसरा है वाटर मस्ट बी क्लीन। अगर वाटर आपने पानी अगर कंटेमिनेटेड ले लिया तो फिर आपका सिरप खराब ही होना है। इसीलिए जैसे हमें तो आयुर्वेद में तो पोर्टेबल टैप वाटर बताया गया है, लेकिन अगर आप शेड्यूल एम यानी मॉडर्न मेडिसिन के एफडीए की जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में उनमें उनके लिए जो रूल्स दिए गए हैं, उनमें अगर देखोगे तो उनको आरओ वाटर ही यूज करने को बोला है सिरप बनाने के लिए, वेराज हमें टेप वाटर की मुभा दी गई है जो आगे जाके अमेंड होनी चाहिए। क्योंकि अगर वाटर कंटेमिनेटेड हो तो फिर हमारा सिरप खराब हो सकता है और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसीजेस प्रोड्यूस कर सकता है, इसलिए वो भी हमें खबरदारी रखनी पड़ती है। तीसरा पैकिंग मटेरियल, हम मार्केट में देखते हैं जैसे ग्लास बोतल में भी मिलता है और एचडीपी बॉटल में भी रहता है। ये पैकिंग मटेरियल जो अपना होता है वो एम्बर कलर में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एम्बर कलर ना हो और ट्रांसपेरेंट बॉटल हो तो ये जो सनरेज है वो अपने सिरप को डायरेक्टली ऑक्सीडाइज करके यूवी रेज जो है ऑक्सीडेशन करके डिकम्पोज कर सकते हैं। इसलिए इट शुड बी पैक्ड इन ग्लास और एचडीपी बॉटल्स विच आर इन ब्राउन कलर और एम्बर कलर। ओके, प्रिजर्वेशन जैसे मैंने बताया कि इसमें सोडियम बेंजोएट या फिर पैराबेंस प्रिजर्वेटिव करके ऐड कर सकते हैं और इसको सनलाइट से दूर स्टोर करके रखे और ज्यादा जहां पर भी स्टोर करें वहां पर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ज्यादा ना हो, स्टोर एट लो टेम्परेचर। तो ये प्रिजर्वेशन की खबरदारी अब रखनी है। और सिरप का देखा जाए, शार्कर कल्पना का देखा जाए तो शेल्फ लाइफ जो है 3 इयर्स है। 3 साल के लिए ये अच्छा होता है। उसके बाद क्या होगा? ये खराब होगा, क्या होगा? देखा जाए तो होगा कुछ नहीं अगर अगर अच्छे से प्रिजर्व किया है, स्टोर किया गया है। लेकिन हमारा अगर पैकिंग मटेरियल एचडीपी बॉटल भी क्यों होना हो, उसके बाद वो लिंचिंग कर सकता है, तो इट मे रिएक्ट विद द मेडिसिन और इसकी वजह से वो मेडिसिन का क्वालिटी खराब होने की संभावना रहती है। इसलिए 3 साल के बाद उसको यूज ना करें। सिरप की कौन सी टेस्ट करते हैं? सबसे पहले जो कलर टेस्ट ऑर्डर है वो तो हम मैन्युअली कर सकते हैं। फिर लैब में पीएच, उसका पीएच देखना चाहिए, वो एसिडिक ना हो, वो ज्यादा बेसिक भी ना हो, 7 अराउंड उसका पीएच होना चाहिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी चाहिए, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर,
टोटल शुगर लेवल उसकी चेक करनी चाहिए, उसकी विस्कोसिटी थिकनेस चेक करनी चाहिए। अगर एडवांस लैब चेक हमें करना हो, यानी समझो अगर किसी ने हल्दी का सिरप क्लेम किया कि हमने हल्दी का सिरप किया है और बस कलर डाल दिया, तो हमें कुर्कुमिन्स है क्या नहीं, ये देखने के लिए हम टीएलसी एचपीटीएलसी जैसे एचपीएलसी जैसे लैब टेस्ट कर सकते हैं, एलसीएमएस कर सकते हैं कि उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो जाए। उसके बाद जब एक्सपोर्ट की बारी आती है तो हमें उसमें पेस्टिसाइड फ्री होना चाहिए, तो इसलिए पेस्टिसाइड रेसिड्यू देखते हैं, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन देखते हैं, एफ्लाटॉक्सिन, इससे हम ये टेस्ट सब सिरप के लिए करते हैं। ओके, सो ये है सिरप के बारे में। शार्कर और सिरप के बारे में अभी आपको समझ में आया होगा, बहुत सारी सिमिलरिटीज है और अंतर देखें तो ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सिरप में 4 प्रकार से हम सिरप बना सकते हैं। उसमें से जो एक है सॉल्यूशन विथ हीट, ये इस मेथड से जो बनाते हैं वो शार्कर से मैच करता है। जो बाकी बचे हैं एगिटेशन विदाउट हीट और एडिशन ऑफ शुगर टू लिक्विड मेडिकामेंट, ये अपने शार्कर से मैच करते हैं नहीं। तो ये है आज इसके बारे में, सिरप के बारे में। तो विद दिस वी विल कवर शार्कर कल्पना। मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। दूसरी कल्पना है गुड़ पाक। देखा जाए तो बहुत ही सिंपल है, घर में भी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, लेकिन उतनी ही इफेक्टिव ऐसी ये गुड़ पाक कल्पना है। जैसे हम च्यवनप्राश करना सबसे पहले सीखते हैं सेकेंड ईयर में, वैसे भी ये गुड़ पाक करना भी हर बच्चे ने सीखना चाहिए। सिंपल मेडिसिन हम इससे बना सकते हैं। जैसे गुड़ हरितकी और गुड़ ग्रीष्म ऋतु में बनाया है, तो गुड़ पाक करके हम हरितकी गुड़ हरितकी बना सकते हैं, गुड़ पीपल, ये सिंपल एकल द्रव्य के जो कल्प बना सकते हैं गुड़ पाक से, वो हमें प्रैक्टिस में बहुत लाभ देते हैं। इसलिए गुड़ पाक कल्पना आप करके देखिए, मेरा कहना होगा आपसे। इसमें हम देखेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, टेम्परेचर का इम्पोर्टेंस, प्रिकॉशंस, देन कंफर्मेटरी टेस्ट, पैकिंग, प्रिजर्वेशन, शेल्फ लाइफ एंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे मणिभद्र गुड़म और गुड़ पिप्पली। मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। थैंक यू मैडम। सो ये आपको थोड़ा सा समझने में आसान हो, इसलिए मैंने थोड़ा पिक्चोरियल फॉर्म में डिपिक्ट किया है। मैंने जानबूझकर यहाँ पर कोई भी ट्रांसलेशन पार्ट नहीं डाला है। You may also use these slides afterwards too, लेकिन आप खुद का दिमाग लगा के इन श्लोकों को डिकोड करें, क्योंकि मैं अभी जो बता रहा हूँ वो एकदम आसान भाषा में बता रहा हूँ, आपको पूरा अच्छा सुनने में अच्छा लगेगा, लेकिन आप रिवाइज करेंगे तो आपने खुद ने वो डिकोड करने का प्रयास करना है, तभी आप आगे जाके खुद का मत उस पर अभिव्यक्त कर पाओगे। सबसे पहले के ये गुड़ कल्पना किसने वर्णन की थी, तो सबसे पहले देखो चक्रदत्त ने इस गुड़ कल्पना का वर्णन किया है। ये आगे जाके आपको एमडी के लिए एक एमसीक्यू हो सकता है, जिसकी संभावना अच्छी है। चक्रदत्त ने गुड़ कल्पना सबसे पहली बार मेंशन की है। तो देखो हम च्यवनप्राश में शक्कर यूज करते हैं, लेकिन गुड़ कल्पना का अपना खुद का महत्व है, जिसमें पाक गुड़ का किया जाता है, ना कि शक्कर का। तो क्या अंतर है, दोनों तो शुगर ही है, दोनों तो नहीं, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से शुगर यानी शक्कर और गुड़, इन दोनों में थोड़ा अंतर है, बस सुक्रोज का सोर्स नहीं है, इट इज समथिंग डिफरेंट। हम जैसे शक्कर करते हैं तो सल्फेशन करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, और गुड़ में वैसा ही रहता है, बहुत सारे इम्प्योरिटीज वैसे ही रहते हैं, लेकिन उसका एक अपना खुद का महत्व है। जैसे हमने आयुर्वेद से सीखा है कि शक्कर जो है वो शीतवीर्य है, पित्त शमन करती है, लेकिन देखो गुड़ के आपके सामने गुड़ के गुण दिए हैं अष्टांग हृदय ने। न अतिश्लेष्म करो, यानी कफ को ज्यादा बढ़ाएगा नहीं, धौता अच्छा अच्छे से साफ किया हुआ, एकदम काला वाला मिलता है वो नहीं यूज कर दे, क्योंकि उसको थोड़ा बाज भी आता है। तो आप कभी भी पाक कल्पना के लिए यूज करोगे तो काला वाला कभी भी गुड़ यूज करे नहीं। नातिश्लेष्म करो, यानी न अतिश्लेष्म करो, ज्यादा कफ ना बढ़ाता है। धौत सृष्ट मूत्र शकृत गुड़ा,
ऑब्वियसली मधुर विपाक होने की वजह से ये मूत्र और शकृत को सृष्ट यानी बाहर निकालने में सहजता लाता है। गुड़ः प्रभूत कृमि, इसका एक साइड इफेक्ट है जो बारंबार इसका प्रयोग करने से, जैसे चरक ने भी बताया है कि गुड़ हो, लवण हो, क्षार हो, इन तीन चीजों को बार बार यूज ना करें। हर एक के अलग अलग साइड इफेक्ट दिए हैं, उनमें उन्होंने ये बताया है कि गुड़ अगर बारंबार यूज करेंगे तो वो कृमि का हेतु रह सकता है, इसलिए प्रभूत कृमि। लेकिन अगर ये पॉइंट छोड़ा जाए तो उसके गुण बहुत ही मायने रखते हैं। जैसे प्रभूत कृमि मज्जा, अश्रुक, मेरु, मांस, कफोपरा, यानी क्या क्या बढ़ाता है गुड़? मज्जा बढ़ाएगा, अश्रुक बढ़ाएगा, या एव रक्तधरा सा एव पित्तधरा, सॉरी, या एव पित्तधरा सा एव मज्जाधरा कला। तो पित्त जो है अपना रस के साथ रहता है, तो मज्जा रक्त भी बढ़ाएगा और मज्जा भी बढ़ाएगा उसी के हिसाब से। मेदो मांस कफोपरा, देखो ये रस नहीं, रस पर काम नहीं कर रहा है, रक्त पर काम कर रहा है, मांस पर काम कर रहा है, मेद पर काम कर रहा है, मज्जा में काम कर रहा है। तो ये 4 धातुओं पर काम कर रहा है, कफ को भी बढ़ा रहा है। कफ को बढ़ा रहा है यानी क्वांटिटेटिवली नहीं, क्वालिटेटिवली ये बढ़ा रहा है। उसके बाद हृदय भी है। और देखो पुराण, जो ये जो हम गुणों की बात कर रहे हैं, ये पुराण गुण के लक्षण फायदे है, इंपॉर्टेंस है, ना के नया गुण। जो नया गुण है उसको उसे कभी भी जल्दी यूज ना करें। कम से कम 60 दिन के बाद जो रहता है उसको पुराण गुण, जैसे शाली षष्ठी का वैसे ही पुराण को भी वैसे ही, या फिर 100 दिन, कुछ लोग कहते हैं कि 100 दिनों के बाद वो पुराण हो जाता है। तो उस हिसाब से हृदय पुराण, ये सब गुण किसके हैं? पुराण गुण के। हृदय कैसे हो सकता है? देखो कभी भी हमारा अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो उसका लोड हार्ट पर भी आ जाता है, तो उसकी वजह से एनेमिक कार्डियोमायोपैथी डेवलप हो जाते हैं। अगर गुड़, मज्जा, अश्रुक बढ़ा रहा है तो वो फिर हृदय पर भी एक्टिवली काम कर सकता है। तो इसलिए हृदय पुराण पत्यश्च। नवगुण के क्या गुण है? नव श्लेष्म कृत अग्नि साधकृत। नव में ये सभी गुण है लेकिन वो अग्निमान्य कर सकता है, इसीलिए बहुत सारे रोगों को बुला सकता है। इसीलिए नव श्लेष्म अग्नि साधकृत होने की वजह से हमें पुराण गुण यूज करना है। तो ये गुण कल्पना का महत्व है कि गुड़ क्यों महत्वपूर्ण है। रिया, आगे जाके अगर ठंडा पेशेंट का होने के बाद उनको रुकने बोलो, उनके दवाइयों में चेंज करना है। जी अभी आगे देखेंगे कि ये किस प्रकार किया जाता है। गुण कल्पना देखेंगे तो हमें जिसमें जिस क्रिया में अग्नि यूज करता है, तो ऐसे कुछ गुण कल्प है। जिस क्रिया में अग्नि नहीं लेकिन डायरेक्टली गुटी वटी मोदक किए जाते हैं तो उसे निरग्नि कल्पना है। ये तैयार करने के हिसाब से 2 प्रकार है, साग्नि और निरग्नि। और जो फॉर्म है, डोसेज फॉर्म है, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये गुण कल्पना हमें 3 फॉर्म में दिखते हैं। सबसे पहले है मोदक, उसके बाद खंड, और तीसरा है अवलेह। जो अवलेह है वो कम गाढ़ा है, खंड थोड़ा ज्यादा गाढ़ा है, और मोदक है, मोदक फॉर्म में हमें यूज करना है, क्योंकि एक कर्ष मात्रा में, हमारा जो मोदक की साइज है एक कर्ष की, उस मात्रा में देना है। तो ये गुण कल्पना के 3 डिफरेंट फॉर्म्स है। मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्यूसी पैरामीटर देखने से पहले आप देख लो कि गुण कल्पना करने की जनरल मेथड क्या है। सबसे पहले हम गुड़ लेंगे, उसके बाद उसमें पानी डालेंगे जो आपके फॉर्मुलेशन में बताया होगा उतना, उसका मंदाग्नि पर पाक करेंगे, और जैसे ही उसकी 1 या 2 तारे दिखने लगेगी फिर हम उसको गैस बंद कर देंगे। और गैस बंद करने के बाद जैसे ही वो ठंडा होने लगे तो उन चूर्णों का, जिन फॉर्मुलेशन में जो भी चूर्ण बताए गए हैं, उन चूर्णों का हम उसमें प्रक्षेप करेंगे। प्रक्षेप करने के बाद अगर उसमें कोई स्नेह बताया हुआ है तो वो स्नेह ऐड करके उसकी गोलियां या फिर मोदक या बना सकते हैं। अगर अवलेह बनाना है तो गुड़ और पानी का मिश्रण होने के बाद पाक होने और उसमें तभी
स्नेह ऐड किया जाता है, जैसे घी हो या फिर तेल हो, ऐड किया जाता है और उसके बाद पाक किया जाता है, जिसको 1 या 2 तार दिखते हैं। तो वो पाक होने के बाद उसको स्वांगशित करने देते हैं। स्वांगशित होने के बाद उसमें प्रक्षेप डाला जाता है, जैसे हम च्यवनप्राश की क्रिया करते हैं उसी के जैसे जो गुड़ के अवले है, सेम मेथड इट इज डन। ओके, लेकिन अगर कोई मोदक करने हो तो उसमें हम निरग्नि के हिसाब से गुड़ को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, सॉफ्ट करके उसमें चूर्ण मिला के वो उसके मोदक भी डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जैसे हमें अवलेह के हमने पाक सीखे थे, उसी के गुड़ के पाक का वर्णन शारंगधर ने किया है। आपके सामने वो श्लोक है, देखिए। यदा दर्वी प्रलेपस्यात्, दर्वी यानी हमारा जो बर्तन है हाथ में लेके उसको हिलाते हैं, तो वो दर्वी को अगर प्रलेप यानी उसको लग रहा है स्यात् वा तंतुली भवेत। तंतुली यानी मैंने जैसे बोला कि 1 या 2 तार निकले उससे। दूसरा क्लॉज। तीसरा, तोय पूर्णे च पात्रे च क्षिप्तो न प्लवते गुड़ः, पानी में अगर बर्तन में पानी ले, उसमें वो जो गुड़ का पाक किया हो वो डाले, अगर वो ना फैले तो समझो अच्छा पाक हो गया है। ये 3 क्लॉज से आगे जाके देखते हैं। क्षिप्तस्तु निश्चल तिष्ठेत पतितस्तु न शीर्यति। वही बात फिर से दोहराई गई है कि अगर पानी में डाल दिया तो निश्चल, उस वो ना हिले, वो पानी में डिजोल्व ना हो, पतितस्तु न शीर्यति, और डिजोल्व ना हो पूरी तरह से। एष पाको गुड़ादीनां सर्वेषां परिकीर्तितः। यह गुड़ पाक के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है। दूसरा, ये आप अगर ये देखोगे तो ये जो सभी लक्षण दिए हैं, ये इन प्रोसेस आपको देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आपको गुड़ पाक हुआ है या नहीं, ये देखना है, ये डिसाइड करना है, तो आप ये चीजें देखना जरूरी है। दर्वी प्रलेप हो रहा है या नहीं, 1-2 तारे दिख रही है या नहीं, पानी में डालने के बाद ये फेल तो नहीं रहा है। ये 3 चीजें जो है, ये आपको बताएंगे कि आपका गुड़ पाक ठीक से हुआ है या नहीं। ये इन प्रोसेस है। और दूसरा, आफ्टर यानी आफ्टर कंप्लीशन। आफ्टर कंप्लीशन आप क्या क्या देख सकते हैं कि गुड़ पाक ठीक से हो गया है या नहीं। तो उसका देखो श्लोक, सुखमर्द यानी ज्यादा अगर देखो गुड़ जैसे चिक्की जैसे हो गया आपने, तो ज्यादा वो हार्ड हो जाता है, या फिर वो ठीक से पाक ना हुआ हो तो बहुत ही पतला हो जाता है। तो सुखमर्दा, उसको अगर हम प्रेस करें तो वो आसानी से प्रेस हो जाएगा। सुख स्पर्शो, सुख स्पर्शो यानी वो चिकनापन ज्यादा ना हो, उसको हाथ लगाने में हमें मजा आता हो। फिर गंध वर्ण रसान्विता, गंध वर्ण रसान्विता यानी जो भी हम उसमें मेडिसिन डालेंगे, उन्हीं मेडिसिन का उससे गंध और वर्ण आना अपेक्षित है। पीड़िते भजते मुद्राम, यानी जैसे ही अवलेह का लक्षण दिया है वैसे ही यहाँ पर भी पीड़िते। पीड़िते यानी अगर आप अंगूठे से उसको दबाएंगे, उंगली से उसको दबाएंगे, तो जो आपकी उंगलियों में जो रेखाएं हैं उनकी मुद्रा उस गुड़ पर आपको दिखेगी। पीड़िते भजते मुद्रा गुड़ पाकम उपागतः। तो ये सभी लक्षण अच्छे गुड़ पाक के दिए गए हैं। अगर ये आप बाय हार्ट करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये एसएक्यू के लेवल का आपका क्वेश्चन हो सकता है। गुड़ पाक होने के बाद हम क्या क्या इनके टेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो टेस्ट हमने बताए अभी, ये जो परीक्षा बताई है, ये एक प्रकार के टेस्ट भी हो सकते हैं कि सुख स्पर्श है नहीं, गंधवर्ण है नहीं, पीड़ित भज मुद्रा है नहीं। ये आयुर्वेदिक टेस्ट हो सकते हैं। मॉडर्न टेस्ट में हम उनका कलर देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं, टेस्ट देखते हैं, उसकी विस्कोसिटी देख सकते हैं, पीएच देख सकते हैं, टोटल सॉलिड, टोटल शुगर्स देख सकते हैं। शुगर में भी रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स चेक कर सकते हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी विस्कोसिटी, ये सब हम गुड़ कल्पना के लिए देख सकते हैं। तो ये अपनी मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई, प्रिकॉशंस हो गए। और किस में ये भरना है, तो अभी तो हमें एचडीपी बॉटल्स मिल रही है बाजार में, जो बहुत ही फिजिबल है, क्योंकि अगर ग्लास बॉटल यूज करें तो उसका ब्रेकेज का चांसेस रहता है। लेकिन ग्लास बॉटल्स और एचडीपी बॉटल्स आर द ऑप्शंस फॉर द पैकिंग ऑफ गुड़ कल्पना।
इसमें हम 2 उदाहरण देखेंगे। गुड़ कल्पना की जो मात्रा है वो अपने प्रत्येक कल्प के हिसाब से अलग हो सकती है, लेकिन अवलेह के जैसे ही इसकी भी मात्रा एक कर्ष सामान्य मात्रा है। अभी हम देखेंगे माणिभद्रम लेह्यम और गुड़ पिप्पली। आप सभी को पता होगा कि अष्टांग हृदय के चिकित्सा स्थान एक 19वें अध्याय में यानी कुष्ठ और श्वित्र की चिकित्सा में माणिभद्र लेह्यम बताया गया है। बहुत ही अच्छा एक लेह्यम जो सबसे लास्ट में बताया है। सब होने के बाद उसमें ये लास्ट में दिया है। हम सभी को पता है कि ये सभी लोग एक एक शस्त्र निकालते हैं और जब सबसे जो इम्पोर्टेंट होगा शस्त्र अस्त्र वो बाद में आता है। वैसे ही माणिभद्रम लेह्यम जो कुष्ठ में आया हुआ है, श्वित्र की चिकित्सा में आया हुआ है, ये यहाँ पर बताया गया है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मुलेशन है, देखो मित्रों, उसमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, लेकिन बहुत ही इफेक्टिव काम करने वाला ये लेह्यम है। देखते हैं हम इसका श्लोक। विडंग सारा मलका भयाना फलत्रयम त्रीणि फलानि कुंभात गुडस्य च 12 मासमेश जितात्मना हंति उपयुज्यमानः। ये फार्मास्यूटिकल हो गया। अभी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखिए। कुष्ठ श्वेत्र श्वास कासोदरार्शो मेह प्लीह ग्रंथिरुक जंतु गुन्मान सिद्धम योगम राहयक्षो मुमुक्षोर भिक्षु प्राणाम माणिभद्र किलेमम। यानी जैसे ही आप सभी को पता है कि कुष्ठ चिकित्सा है वो हमें औषधियों से तो ट्रीट करनी ही है, लेकिन जैसे ये कर्मज व्याधि है तो इसमें थोड़ा आदि दैविक आदि भौतिक भी एंगल आ जाता है ट्रीटमेंट में। इसीलिए बहुत सारे कुष्ठ के कल्प देखेंगे तो उन्होंने बताया है कि भाई बस आपको ये मेडिसिन पर भी उसी पर भी डिपेंड रहना अच्छा नहीं है। आपको रहना है जितात्मनाम, आपको रहना है यक्षो, आपको रहना है मुमुक्षो। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, देखो आपको जैसे आपने देखा होगा कि कुष्ठ की चिकित्सा में चरक संहिता में यते है लेलित कवसाम रसेन जात्या यानी जाति रस के साथ गंधक का सेवन करने को बोला है। लेकिन वो गंधक का सेवन कुष्ठी ने कोई भी कुष्ठी ने नहीं करना है। जो जितेंद्रिय है यते है, यति नहीं लेना है। वो नहीं करोगे तो क्या हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप ब्रह्मचारी नहीं रहोगे और काम वासना के अधीन हो जाओगे तो आपका जो हार्मोनल ऑर्केस्ट्रा है वो अलग तरह से काम करेगा और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ सकते हैं। उसकी वजह से, स्ट्रेस की वजह से ये स्किन डिसीज बढ़ने लगते हैं। तो इसीलिए हमें हमारे जो षड रिपु है उन पर कंट्रोल करने के बाद ही ये मेडिसिन हम पर काम करेंगे। ये हर एक जगह हमारे सभी संहिताकार ध्यान दे के आपको बता रहा है कि देखो यते है लेलित कवसा, इसमें क्या दिया है, मासमेश जितात्मनाम हंति उपयुज्यमान। क्या क्या बताया देखो, विडंग सार यानी जो विडंग आता है उसको फोड़े और उसके अंदर जो आता है सार भाग, वो सार विडंग के फल के ऊपर का जो कर्नेल है वो नहीं यूज करना है, उसके अंदर जो है वो दिया है विडंग सार। आमलक यानी आंवला, अभया नाम, अभया यानी हरित की, पलत्रयम एक एक पल है, त्रीणि फलानि कुंभ, 3 पल क्या दिया है, कुंभ यानी निशोत्तर, गुड़स्य च 12 यानी 166 ग्राम, सॉरी 666 ग्राम क्या दिया है इन्होंने, गुड़ दिया है। गुड़स्य च 12 मासमेश जितात्मना हंति उपयुज्यमानः। अभी आप पूछेंगे कि ये अग्नि इसमें यूज करना है या निरग्नि यूज करना है, बराबर है। तो दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, लेकिन जैसे कि इन्होंने विडंग सार, आमल का, अभय ये बताया है और इसमें कोई अग्नि यहाँ कर डायरेक्टली ये नहीं दिया है कि आप अग्नि का संस्कार करें। तो आप मोदक के तैयार करने के हिसाब से आप डायरेक्टली गुड़ ले, उसमें अच्छे से निरग्नि मेथड से उसमें चूर्ण मिलाकर भी आप उसका लेह बना सकते हैं। दूसरी अगर मेथड फॉलो करें तो गुड़ में पानी मिलाना पड़ता है, जिसकी मात्रा इसमें कहीं भी वर्णन की गई नहीं है। वैसे देखा जाए तो किसी भी गुड़ पाक वाले कल्प में ज्यादातर मात्राएं, जल की मात्राएं वर्णन की गई नहीं है।
जैसे च्यवनप्राश में बिल्कुल बताया गया है कि ये जो काढ़ा हम बनाते हैं या फिर अमल की का रस है, वो हम शक्कर में डालना है, यानी द्रव द्रव्य दिया है, लेकिन गुड़ पाक में यहाँ पर कहीं भी वैसा वर्णन दिया नहीं गया है। लेकिन हम इसका पाक करके भी बना सकते हैं। जैसे गुड़ में पानी मिलाए, उसका धीमे आंच पर पाक तैयार करें। जैसे ही गुड़ पाक हो जाए, 1-2 तारे दिखने लगे, तो हम उसको बंद करके थोड़ा ठंडा होने के बाद उसमें चूर्ण डालेंगे। कभी भी ध्यान रखना, आप जब भी कभी च्यवनप्राश या जैसे अवलेह बनाते हो, गुड़ पाक बनाते हो या फिर गुग्गुल पाक बनाते हो, तो उनमें कभी भी चूर्ण गर्म अवस्था में, उष्ण अवस्था में डालने नहीं है। क्योंकि एक उसका नियम है, पाको न स्याच्च चूर्णानाम, जो भी चूर्ण डालते हैं उनका पाक नहीं होना चाहिए। तो so that their volatile oil contents also will be preserved. So volatile oil है तो पॉलीफेनॉल्स आ जाएंगे, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ज़्यादा आ जाएंगी, तो इसीलिए चूर्णों का पाक हमें करना नहीं है। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखो, कुष्ठ, श्वित्र, श्वास, कास, उदर, अर्श, मेह, प्लीह, ग्रंथि, रुग, जंतु, गुलमान। देखो प्रमेह भी दिया है। आप नहीं सो कहेंगे कि इसमें तो गुड़ है, प्रमेह में कैसे यूज करते हैं? तो प्रमेह यानी यहाँ पर ऐसा अर्थ नहीं लेना है कि प्रमेह यानी डायबिटीज मेलिटस। Polyuria, where the polyuria symptom is more, that you may say it is a prameha. उसके अलग अलग प्रकार है, 20 प्रकार है। अगर मधुमेह देखे तो ओजोमेह वगैरह, तो बहुत सारे डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन में हमें वो कंडीशन दिखती है। मेरी पास अभी हीमोग्लोबिन यूरिया के एक केस थी, तो रक्तज में हमें जाएगा। तो इसलिए जरूरी नहीं कि आप डायबिटीज को ही प्रमेह बोले। अवस्था देखिए, प्रमेहति यानी प्रकर्षेण मेहति अतः प्रमेह। इसलिए शुगर है तो ये देना है, नहीं देना है, ये नहीं देखना है। हमें क्या देखना है कि बंदे को अगर बारंबार पेशाब की तकलीफ हो रही हो, तो हम ये माणिभद्र लेयम दे सकते हैं, गुड़ कल्पना दे सकते हैं। कुष्ठ में कौन सी अवस्था में दे, क्योंकि और कितनी दिन के लिए दे। देखो उन्होंने बहुत ही प्रिकॉशन लिया है बताने में कि मासमेश, 1 मास। इन्होंने बिल्कुल बताया ना कि आप लाइफ टाइम लेते रहो, ये रसायन बिल्कुल नहीं है। मासमेशम जितात्मनाम, 1 महीने के लिए लेना है। और कैसे? मुमुक्षो हो, यक्षो हो, जितात्मनाम, ये सब ध्यान में रख के आपकी स्ट्रेस लेवल मेंटेन करके आपने ये माणिभद्र गुड़ लेना है, तभी जाके आपको ये कुष्ठ में इसकी उपयोगिता दिखने को मिलेगी। तो ये रहा माणिभद्र गुड़म, माणिभद्र लेयम। उसके बाद दूसरा कल्प है गुड़ पिप्पली। गुड़ पिप्पली हम श्लोक पहले देखते हैं। विडंगम, त्र्यूषणम, कुष्ठम, हिंगु, लवण पंचकम, त्रिक्षारम, फेनकम, वह्नि, श्रेयसी च उपकुंचिका, तालपुष्पोद्भवं क्षारम, नाड्या कूष्मांडकस्य च अपामार्गस्य चिंचायाश्चूर्णानि चिक्कणानि च सर्वचूर्णसमं देयं चूर्णमत्र कणोद्भवम् एतस्मात् द्विगुणात् चूर्णात् पुराणो द्विगुणो गुडः मर्दयित्वा दृढे पात्रे मोदकान् उपकल्पयेत् भक्षयेत् उष्णतोयेन प्लीहानं हन्ति दुस्तरं यकृतं पंचगुल्मं च अपि उदरं सर्वरूपकं जीर्णज्वरं तथा शोथं कासं पंचविधं तथा अश्विभ्यां निर्मितां श्रेष्ठा बालानां गुड़ पिप्पली। देखा जाए तो बहुत ही दमदार फॉर्मुलेशन है। बहुत सारे रोगों में, जैसे हम आरोग्यवर्धिनी देखते हैं, इट इज अ वर्सेटाइल, बहुकल्पम बहुगुणम, वैसे ही ये गुड़ पिप्पली बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर देखा जाए तो थोड़ा जो 1-2 इंग्रेडिएंट है जो मिलने की संभावना है नहीं, हर जगह मिलेंगे ऐसा है नहीं। लेकिन उससे भी समझो मिल गया तो ठीक, ना मिल गया तो भी ठीक, फिर भी काम करेगा। वैसे चरक ने बताया कि द्रव्यम जय्याद यौगिकम, जो नहीं मिल रहा है तो भाई ठीक है, बाकी जो है मिला लो। उसमें थोड़े कम गुण मिल सकते हैं, लेकिन आपको बाकी के गुण तो मिलने की गारंटी रहती है। इसलिए ये गुड़ पिप्पली जो है
बहुत ही दमदार, उम्दा ऐसा ये फॉर्मुलेशन है। मैं मेरे लेक्चर में, कॉलेज के लेक्चर में बच्चों को फार्माकोकाइनेटिक, डायनेमिक भी बताता हूँ। वैसे देखा जाए तो फार्माकोडायनेमिक अगर देखा जाए इन कल्पों का, तो वो हमें उनके कर्म बताने होते हैं। मॉडर्न के हिसाब से देखेंगे तो फिर वो साइट ऑफ एक्शन वगैरह, लेकिन फार्माकोकाइनेटिक में हमें देखना है कि उनका आयुर्वेदिक दृष्टया ये देखना पड़ता है कि उनका विपाक कौन सा हो रहा है, उनका अवस्थापाक कहाँ हो रहा है, उनका वीर्य क्या है, उनका प्रभाव क्या है। ये चीजें वैसे देखा जाए तो आयुर्वेदिक फार्माकोकाइनेटिक में बतानी होती है। लेकिन हम अगर नई बुक्स देखेंगे ICISM के अप्रूव, तो उन्होंने सभी जगह यही दिया है कि फार्माकोकाइनेटिक क्या है, तो ब्लड थ्रू यानी जीआईटी थ्रू एब्जॉर्ब होगा, लीवर में उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, ब्लड स्ट्रीम में उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और फीसेस और यूरिन और स्वेट से उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा। भाई ये तो होना ही है। आयुर्वेद के हिसाब से आप क्या सिखा रहे हो, तो ये बहुत जानना जरूरी है। अभी समय नहीं है, कभी देखेंगे एक कल्प के लिए मुझे कम से कम एक पूरा लेक्चर लग जाता है। इसलिए हो सके जितना मैं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ रह गया तो मुझे क्षमा करना, आप मुझसे मैसेज करके कम्युनिकेट कर सकते हो उस बारे में। तब देखेंगे गुड़ पिप्पली में क्या है। पिप्पली जो है, गुड़ पिप्पली क्यों कहा गया है, बहुत सारे जैसे जो कल्प है उनकी शुरुआत जिस द्रव्य से होते हैं उनका नाम दिया जाता है। लेकिन ऐसे भी कल्प है जिसमें द्रव्य की मात्रा ज्यादा हो तो उसका नाम दिया जाता है। वैसे ही इसमें देखा जाए तो कणा यानी गुड़ पिप्पली, उसकी मात्रा सबसे ज्यादा है गुड़ के बाद, इसीलिए इस कल्प का नाम दिया है गुड़ पिप्पली। तो देखेंगे इसमें क्या क्या है। विडंगम, विडंग है, सौंठ, मिरे, पिंपली यानी त्रिषण है, कुष्ठ, हिंगु, पंचलवण, त्रिक्षारम यानी यवक्षारम वगैरह त्रिक्षार है, फेनकम यानी समुद्र फेन, श्रेयसी, श्रेयसी यानी क्या, श्रेयसी यानी गज पिप्पली, उपकुंजिका, उपकुंजिका, ताल पुष्पोद्भवम क्षारम, ताल पुष्प का क्षार है, पुष्प का क्षार है, नाड्या कुष्मांडकस्य च यानी कुष्मांड का भी क्षार है। आपको पता है कुष्मांड जैसे मधुर द्रव्य है, वैसे एक क्षारीय द्रव्य भी है। अपामार्गस्य चिंचाया चूर्णानि चिक्कणानि च, अपामार्ग का चूर्ण और चिंचा का क्षार, अपामार्ग क्षार और चिंचा का क्षार, ये ऐड किए गए हैं। सर्व चूर्ण समम देयम चूर्ण मात्र कणोद्भवम, ये सभी चूर्ण जो है इनके समान मात्रा में हमें क्या लेना है, कणा यानी पिप्पली लेनी है। और उसके बाद ये तस्मात् द्विगुणात् चूर्णात्, ये सभी जो चूर्णों का वजन रहेगा उसके द्विगुणात्, दो गुना, पुराणो द्विगुणो गुड़ा, दो गुना हमें क्या लेना है, गुड़ लेना है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा गुड़, उसके बाद पिप्पली, उसके बाद ये सभी जो द्रव्य बताए गए हैं, यानी मेरे ख्याल से 14, 4, 2, 18, 20 एक द्रव्य है। तो ये 20 चूर्ण होंगे, उनके दोगुना रहेगी पिप्पली और उसके दुगुना रहेगा गुड़। तो ऐसी है अपनी गुड़ पिप्पली। और इसमें देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आगे दिया गया है। मर्दयित्वा दृढ़े पात्रे मोदकान उपकल्पित, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि हम दो प्रकार से गुड़ कल्पना बनाते हैं, अग्नि और निरग्नि। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि मर्दयित्वा दृढ़े पात्रे, यानी उसको मर्दन करना है, पिटन करना है अच्छे से उसको, यानी बाइंडिंग मटेरियल भी है यहाँ पर गुड़। मर्दयित्वा दृढ़े पात्रे मोदकान उपकल्पयित, मोदक जैसे अपने हाथ के हथेली में बैठ जाता है, वैसे एक कर्ष की मात्रा रहती है एक मोदक की, उतना ही अपना वलय का डोज होता है, गुड़ का भी उतना ही गुड़ कल्पना का डोज रहता है। और उसके हिसाब से हमें मोदक बनाने हैं। वक्षयेत उष्णतोयेन प्लीहानम हन्ति दुष्ट, इसका अनुपान क्या बताया देखो, उष्णतोयेन यानी गर्म पानी, बाकी कुछ नहीं, बस गर्म पानी। प्लीहानम हंति दुस्तरम, देखो अभी ये कहाँ कहाँ पर काम कर रहा है। प्लीहा, यकृत, पंचगुल्म, उदर, सर्वरूपकम, यानी अभी तक देखने को मिला कि जहां जहां पर भी पोर्टल हाइपरटेंशन है, देखो मित्रों,
पोर्टल हाइपरटेंशन में हमें स्प्लीनोमेगाली दिखती है, हेपेटोमेगाली दिखती है, एसाइटिस देखने को मिलता है। सो पोर्टल हाइपरटेंशन के लिए ये बहुत ही कारगर कारा इफेक्टिव ऐसे फॉर्मुलेशन है। कोई भी अगर पेशेंट आईसीयू में भी एडमिटेड हो तो आप बेझिझक दे दीजिए गुड़ के पोर्टल हाइपरटेंशन से, बेझिझक दे दीजिए, क्योंकि ये देखो डायरेक्टली दिया है। आप कह रहे हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि देखो कुष्मांड जैसा क्षार है, चिंचा क्षार है, ये जो क्षार है ना ये डायूरेसिस भी करते हैं। तो इसकी वजह से ये जो सूजन आ जाती है, एसाइटिस में भी हम डायूरेसिस करते ही है। तो इट इज वन ऑफ द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। ये हो गया लीहानम हंतिदुस्तरम यकृतम पंचगुल्मम च उदरम सर्वरूपकम। उसके बाद जीर्ण ज्वर, शोथ, कास, पंचविध कास। जैसे हमें पता है कि पिप्पली जो है कास में तो काम करना ही है, लेकिन वैसे ही कफवातज्ञ है तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा गुड़ भी कफवातज्ञ है तो कफवातज की अवस्था में, कास की अवस्था में, यहाँ भले ही दिखा गया हो पंचविध कास, लेकिन अगर आपको वात और कफ के लक्षण ज्यादा दिख रहे हो तो पहले गुड़ पिप्पली यूज कर सकते हैं। जीर्ण ज्वरम, बार बार बुखार आना, या फिर जीर्ण ज्वर की अवस्था में हम गुड़ पिप्पली देख रहे। जैसे ये गुड़ हमने पहले ही बताया कि गुड़ क्या क्या बढ़ाता है। वो गुड़ अपने कफ को बढ़ाएगा, अश्रुक को बढ़ाएगा, फिर मांस को बढ़ाएगा, मेद को बढ़ाएगा। तो जीर्ण ज्वर में हमें धातुक्षय देखने को मिलता है, तो ये सब बढ़ाने के लिए हमें गुड़ कल्पना यूज करने को पड़ती है। उसके बाद इम्यूनिटी के हिसाब से हम पिप्पल ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो आप कहेंगे कि फिर यहाँ पर तो लवण पंचक है तो इससे पित्त नहीं बढ़ेगा, त्रिक्षार है, क्षार कैसे दे सकते हैं? तो ये द्रव्यों का प्रभाव है। इसके बारे में मैं अभी बहुत कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारा समय ज्यादा लेगा, लेकिन जीर्ण ज्वर में इसको अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। देखो, और इसका बहुत ये लास्ट लाइन जो है ना, ये आपको क्लिनिक में सबसे ज्यादा एक्सटिंग्विश नहीं, डिस्टिंग्विश बना देगी। अश्विभ्याम निर्मिता श्रेष्ठा बालानां गुड़ पिप्पली। अश्विभ्याम निर्मिता ये तो है, एमसीक्यू के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट हो गया। बालानां गुड़ पिप्पली, बालों में यानी बालकों में अगर समझो स्प्लेनोमेगाली है, बालकों में समझो हेपेटोमेगाली, बालकों में अगर समझो पोर्टल हाइपरटेंशन है, तो आप क्या समझते हो? बहुत सारी हीमोग्लोबिनोपैथीज है, बहुत सारे हीमोलाइटिक एनीमियाज है, इसमें हम ये कल्प बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे थैलेसेमिया हो, वैसे में क्या करेंगे? आयरन ज्यादा दे डायरेक्टली तो फिर आयरन ओवरलोड हो जाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन भी कम ना हो और हीमोग्लोबिनोपैथीज में भी काम करना हो तो ये गुड़ का बेस होने वाला जो ऑप्शन है गुड़ पिप्पली का, इट इज द रे ऑफ होप। तो ये हो गया गुड़ कल्पना के बारे में। मैडम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। मूविंग ऑन टू लवण कल्पना। आप सभी को लवण तो पता होगा क्या है, हर रोज के खाने में खाते हैं। चरक ने बताया कि भाई हम ग्राम्य आहार में तो लवण का एक महत्व है, लेकिन इसको ज्यादा भी नहीं खाना है क्योंकि ये रक्त पित्त बढ़ाएगा। लेकिन ये औषध भी है, रक्त पित्त तो बढ़ाता है लेकिन औषध भी है अगर ठीक तरीके से यूज करे तो लवण हमने देखे कि लवण रहता है, सेंधव लवण है, पंच लवण है, सप्त लवण है, बहुत सारे किस्म के लवण रसशास्त्र में वर्णन किए हैं। लेकिन एक लवण कल्पना करके हमें सीखना है। बहुत सारे संहिता में बहुत सारे कल्प ऐसे आए हैं कि जिसमें लवण अन्य द्रव्यों के साथ मिला के उसको जला के एक दवाई दी जाती है। तो देखा जाए तो ये एलोपैथी की जो कोई भी मेडिसिन हो, इट इज गिवन इन द सॉल्ट फॉर्म, बराबर, क्योंकि ये आयोनिक डिसोल्यूशन, आयंस तैयार हो जाते हैं और वो घुल मिल जाते हैं और अच्छी तरीके से हमारा औषध का, मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से हो जाता है। पीएच डिपेंडेंट रहता है इसलिए वो भी मायना रखने पड़ते हैं। लेकिन बहुत सारे जो मोस्टली 90%, 99% आई कैन से एलोपैथिक ड्रग्स आर इन द सॉल्ट फॉर्म इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि लवण कल्पना पर हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान अब तक नहीं दे रहे हैं जो दिया जाना चाहिए।
हमने अभी तक बस अम्ल पित्त के लिए नारिकेल लवण और अर्क लवण, गुल्म के लिए बस पढ़ा है। यूज तो बहुत कम वैद्य करते हैं, लेकिन अगर यूज करें तो आप अपने प्रैक्टिस में बहुत यश आपको मिल सकता है। मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। What is Lavan Kalpana? Incorporation of medicinal properties of herbs in the lavana by processing it in a specific way. लुना, इसका हम निरुक्ति देखते हैं थे लुनाति इति लवण। लुनाति ने क्या, जो इसको काटता है, काटते चला जाता है, काटते चला जाता है, तो बॉडी में जहाँ कभी भी हम देखते हैं कि अवरोध हो, संसर्ग हो, सन्निपात हो, तो उसको निकालने के लिए उसको चीरना पड़ता है, काटना पड़ता है, भेद करना पड़ता है। तो यहाँ पर जहाँ कहीं भी हमें काटने की, लुनाति की एक्शन की जरूरत हो, वहां पर हमने लवण यूज करना है। देखो कहीं कहीं भी संवरचन लवण वगैरह उनकी बनाने की प्रक्रिया देखें तो क्षार और लवण कभी कभी एक जैसे लगने जाते हैं, जो है नहीं लेकिन एक जैसे लग जाते हैं। हमने देखा कि पारावत पुरुष का जो क्षार चरक ने बताया है वो कंठगत रक्त स्राव हो जाए तो उस रक्त पित्त में बताया। क्यों बताया है? कि उसकी वजह से कंठ में अगर वो क्लॉट्स हो जाए तो उनको डिजोल्व करने के लिए वो क्षार बताया है। वैसे ही ये लवण की एक्शन है। अगर अगर आप देखें तो ठंडे मौसम में अगर कहीं बर्फ जम जाए, जैसे मनाली वगैरह गए, तो वहां पर बर्फ रास्तों से निकालने के लिए उस पे लोग नमक डाल देते हैं। तो उससे होता क्या है, पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और कम हो जाता है और पानी जल्दी पानी के साथ उसका सोल्यूशन होने के बाद पानी अलग हो जाता है और रोड से चला जाता है। तो ये महत्व है लवण का। लवण का महत्व वाग्भट ने रस भेदिया में अच्छे से बताया। देखो, लवण किम करोति, स्तंभ संघात, लवण स्तंभ संघात, बंध विद्मापनो अग्निकृत, स्नेहन स्वेदन तीक्ष्ण रोचन छेद भेद कृत। यानी जैसे संदर्पण जन्य कोई भी विकार हो उसमें हमें ये गुण तो, ये कर्म तो कहीं ना कहीं चाहिए ही। इसलिए लवण का बहुत महत्व है, ये मैं कह रहा हूँ। लवण स्तंभ संघात, जिस स्तंभ कहीं लग गया तो हम नमक गर्म करते हैं, वहां पर लगाते हैं तो गर्मी से वहां पर सर्कुलेशन बढ़ जाता है। वैसे ही आभ्यंतर स्वेदन करने का काम लवण करता है। इसलिए स्तंभ एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, स्तंभ संघात, दोषों का जो संघात होगा, जैसे ट्यूमर सेल्स हो गए तो वहां पर इट इज रे ऑफ हो, संघात बंद बंद हो गया हो कहीं भी, जैसे गुल्म में होता है। विद्मापन, आधमान हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो हम यूज कर सकते हैं। देखो बहुत स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है लवण का। अग्निकृत, अग्नि बढ़ाता है, यानी इट इज हेपेटोस्टिमुलेंट, बराबर। स्नेहन, बस ना कि स्वेदन करता है, ये तो स्वेदन स्नेहन भी करता है क्योंकि इसमें जल महाभूत है, अग्नि महाभूत है। तो स्नेहन स्वेदन, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण है कर्म इसका, रोचन यानी रुचि लाता है, छेद भेदकृत, ये क्षार के भी कर्म है। देखो, छेद भेदकृत, तो जहां कहीं भी हमें ये कर्मों की अपेक्षा होगी वहां पर हम कौन सी कल्पना यूज कर सकते हैं मित्रों? लवण कल्पना। बहुत सारे उदाहरण है, जैसे सुश्रुत ने महावात व्याधि यानी वास में वात रक्त बताया है, महावात व्याधि का चिकित्सा वर्णन करते हुए कांड लवण, जो कि प्रैक्टिस के हिसाब से बहुत ही अच्छा फॉर्मुलेशन है, कांड लवण, वो बताया है। और उसके बाद हमें नए संहिता में भैषज्य रत्नावली या फिर शारंगधर, उनमें हमें नारिकेल लवण, अर्क लवण, कांड लवण, पत्र लवण, ऐसे बहुत सारे लवण देखने को मिलते हैं। तो we'll move to the next slide. Madam, next slide please. मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाता है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है इसका, लेकिन अगर देखा जाए ब्रॉडली तो ये संहिताओं में, अलग अलग संहिताओं में, भैषज्य रत्नावली में भी अलग अलग किस्म के जो लवण आए हैं, मैंने एक्सट्रैक्ट करके आपके सामने ये 2 विधियां रखी है। हम बहुत बार बस एक ही विधि हमें पता चलती है कि पुटपाक विधि, जो हम हर रोज करते हैं, जैसे नारिकेल लवण हो या फिर अर्क लवण हो, इनकी जो विधि है वो पुटपाक विधि, यानी जैसे भस्म बनाते हैं पुटपाक,
यानी पुट देके कोई स्पेसिफिक मात्रा में अग्नि देके हम देते हैं, वैसे वो पुटपाक मेथड। दूसरी जो मेथड है वो लेह पाक मेथड है। मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताता हूँ। पाक मेथड क्या है? समझो मुझे क्या लवण बनाना है, तो पुटपाक में हम करते हैं, नारिकेल में हमने सिंदव डाल दिया और उसको पुट दे दिए। इसमें हम चूर्ण नहीं यूज कर या फिर प्रत्यक्ष डायरेक्टली कोई मेडिसिन करेंगे, तो उसका हम काढ़ा लेंगे और उसको उसमें ये जो है वो डालेंगे, यानी एक्वेस एक्सट्रैक्ट रहेगा, उसमें लवण डालेंगे और उस कढ़ाई पे हम करेंगे, पूरा पानी चल रहा जो को अपने एक्सट्रैक्ट की क्षार है वो लवण के साथ मिल जाएंगे और जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी हमें कहलाएगा लवण कल्पना। अभया करके आया है वैशिष्ट्य रत्नावली में, प्रकार से बनाया जाता है। और दूसरा आप सभी ने सीखा भी होगा, आप देखा भी होगा कि पुटपाक विधि, जैसे नारिकेल हो या फिर अर्क लवण हो, ये आपने देखा होगा, किया होगा, जिसमें क्या करते हैं, हमारा जो एजेंट होगा ड्रग, उसको लवण के साथ मिला के उसको शराब संपुट में पुट देते हैं, और वो पुट होने के बाद जो भी हमें ब्लैक पाउडर मिलती है, कार्बन मिलता है, तो उसे ब्लैक पाउडर फुल्ली ब्लैक नहीं रहती, वो ग्रेश कलर की रहती है, तो उसको हम लवण कहते हैं। पूरी ब्लैक हो गई यानी पूरा कंबशन नहीं होने दिया, तो हमें वो कार्बन बेस मिलता है, लेकिन हमें इसमें पूरा जलाना है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मशी एंड लवण कल्पना। सी देखो, करने में यानी अग्नि का अगर फूड इसीलिए कहा है कि कंट्रोल्ड हीट, अग्नि अगर कम हो जाए, ज्यादा हो गया अग्नि, तो यहाँ पर क्षार हो जाएगा, अग्नि कम पड़ गया तो यहाँ पर इसका मसी कल्पना हो जाएगा। तो लवण कल्पना बनाने के लिए आपको अग्नि की मात्रा हमेशा ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पर मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, जैसे कि पहले बताया लेह पाक पुट पाक, प्रिकॉशन तो हमने बताया कि अग्नि का जो इम्पोर्टेंस है बहुत ही मायने रखता है। ये जो लवण कल्प बनाते हैं तो ये ग्लास बॉटल में रखना अच्छा रहता है, क्योंकि एचडीपी बॉटल हो या बाकी कोई भी प्लास्टिक मटेरियल हो, इफ इट इज एयर पोरस तो मॉइस्चर कैच कर लेगा और वो खराब हो जाएगा। ग्लास बॉटल विल बी द बेस्ट ऑप्शन, नहीं होगा तो फिर एयर टाइट एचडीपी बॉटल्स विद द सीलिंग। तो ये पैकिंग मटेरियल रहेगा। इसका प्रिजर्वेशन से करेंगे तो इट शुड बी वेल केप्ट अवे फ्रॉम एयर एंड मॉइस्चर, एज द सॉल्ट इज बेसी, क्योंकि उसमें बेसी हम सेंधा नमक यूज करते हैं, तो इसलिए सॉल्ट है तो हिग्रोस्कोपी के पानी लग जाएगा, तो पानी से दूर रखे। ये कल्पना जो है 5 सालों के लिए इनकी शेल्फ लाइफ रहती है। शेल्फ लाइफ रिवीजन क्यों की है मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। वैसे देखा जाए तो आयुर्वेद के हिसाब से भस्म हो, क्षार हो, मसी हो या फिर लवण कल्पना हो, ये जितने पुराने हैं, क्योंकि इसमें पुट दिया गया है, तो जितने पुराने हैं वो अच्छे। लेकिन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट अमेंड किया गया, उसमें हमारी बहुत सारी कल्पनाओं की शेल्फ लाइफ अमेंड की गई। वो क्यों, मैं आपको अयस्कृति के वक्त बताऊंगा, नहीं तो ये बारंबार रिपीट हो जाएगा। मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब ये उदाहरण देखिए, नारिकेल लवण। हमने यहाँ पर आपको समझने के लिए थोड़ा पिक्चर दिया है हमारे यहाँ की। नारिकेलम सतोयम च, नारिकेल जो नारियल है उसकी जटाएं निकाल ले, और उसको आँख दिखती है ऊपर जो होल रहता है उसको फोड़े और उसमें से जल ना निकाले। सबसे पहली ये रखना, जल निकले। नारिकेलम सतोयम च, जल के साथ नारियल ले, लवणेन प्रपूरितम, उसमें जो सेंधा नमक है मृदया आवेष्टितम शुष्कम, यानी उसको मत कापड़ 7 बार उसको कवरिंग करना है। शुष्कम पक्वम गोमय वन्निना, उसको पहले सुखाए और उसके बाद गोमय वन्नी स्पेसिफिक उन्होंने बताया है। यहाँ पर पुट की मात्रा कौन सी होनी चाहिए, महापुट होना चाहिए, गजपुट होना चाहिए, अर्ध गजपुट होना चाहिए, कुक्कुट गजपुट कुक्कुट पुट होना चाहिए, ऐसा कहीं भी बताया नहीं है। गोमय वन्निना यानी लकड़ी यूज करनी नहीं है, चारकोल यूज करना नहीं है, गोमय वन्नी यानी कौडंग के यूज करने हैं। विपक्वम अग्निना सम्यक
परिणामज शूलन। अगर इसको अच्छे से विपक्व किया गया तो वो परिणाम शूल में अच्छा काम करता है। परिणाम शूल पता होगा आपको कि भुक्त से परिणामांते जो शूल होता है, जैसे खाना हजम जैसे होने लग जाए तब जो शूल रहता है तो उसमें ये अच्छा काम करता है। कैसे काम करता है? बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसमें नारिकेल लवण, जो नारियल का अंदर का पैरेन्काइमल पार्ट है वो तो पूरा जल जाएगा। पानी जो है, पानी का पूरा डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी वो उड़ जाएगा। बाकी रह गया क्या? इसमें कार्बन पार्टिकल्स रहेंगे, थोड़ी यानी मसी भी होगी और थोड़ा नमक भी होगा। तो उसमें परिणाम शूल में कैसे काम करेगा? वात उसके बाद और देखो, भक्ष्यम हन्ति शूलम च परिणामजम वातिकम पैतिकम चापि श्लेष्मिकम संधिवातिकम। सभी प्रकार के शूलों में इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा है। एक प्रकार से ये कार्मिनेटिव, एंटासिड दोनों फॉर्मुलेशन है। कार्मिनेटिव क्यों होगा? क्योंकि इसमें लवण है, ये जरण करते करते आगे चलेगा। दूसरा, इसमें सूट पार्टिकल्स है। सूट पार्टिकल यानी जो जला हुआ नारियल है वो भी है उसमें, जो सो लवण को काला वर्ण आ जाता है वो उन्हीं कार्बन पार्टिकल की वजह से है। इट इज नॉट टोटली ऐश और सूट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अल्कलीज, सॉल्ट एंड कार्बन पार्टिकल, सो इट हैज मल्टीपल डायमेंशंस टू एक्ट ऑन बॉडी, राइट। सो ये कार्बोनेटिव रिएक्शन करेगा और एंटासिड भी करेगा। एंटासिड कैसे काम कर सकता है? तो ये जो कार्बन पार्टिकल्स है वो जो एसिड्स की मात्रा अगर ज्यादा हो तो ऑब्जॉर्ब करते हैं, विष की मात्रा हो तो उसको भी, जैसे कोई फूड टॉक्सिन्स अंदर चले गए हो तो उनको भी एब्जॉर्ब कर सकता है, तो उसकी वजह से जो शूल उत्पन्न हो रहा है वो भी ये कम कर सकता है। तो इस वजह से नारिकेल लवण ये करने को बहुत ही सिंपल ऐसा फॉर्मुलेशन है, आप घर में भी कर सकते हो। आजकल हम प्रैक्टिकल लैब में उसको डायरेक्टली गैस बर्न पे रख देते हैं, जब तक वो पूरा उसका जो कवरिंग है ऊपर के साथ मोटर क्लॉथ, वो कपड़ा मिट्टी वो पूरा ना हो तक हम गरम कर अंदर उससे हम लवण मिलता है हमें, तो गैस बर्नर पे भी हो जाता है। देखो बहुत दिया है, गजपुट दे, अर्ध गजपुट दे, हमें बस इसका हो गया तो अनु से हमें पता जाता है कि अर्ध गजपुट भी सही है। लेकिन मैंने आपने कितना लिया? अभ्रक के लिए गजपुट चाहिए, सुवर्ण के लिए गुपुट चाहिए, ये से लेकिन कितना रहे हो ये भी लगता है। टेम्परेचर ये सही, लेकिन है वो भी आपसे अर्धगज कितना बना रहे हो उसके ऊपर भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप गैस बर्नर पे भी इसको बना सकते हो, लेकिन अगर आपको बुक में सो मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। क्षार कल्पना, गुड, बहुत सी कल्पनाएं हो गई, मुझे लगा मुझे मालूम है कि आप मुझे बहुत अच्छे से बेयर कर रहे हो, लेकिन थर्ड पार्ट में बहुत सारी कल्पनाएं हैं, उनमें से जो क्षार कल्पना है मस्ट नो है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़िए इसको, ये मेरा आपसे विनती है। और अच्छी भी कल्पना है क्योंकि क्षार कर्म जो है शस्त्राणु शस्त्राणाम श्रेष्ठतमा बताया है, सुश्रुत ने तो बहुत ही एम्फसाइज किया है, इसलिए सुश्रुत ने बताया है, प्रत्यक्ष कर्म वैद्य ने बताया है, तो इसको हमें पहले देखना चाहिए कि क्षार कल्पना क्या है, कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। जनरल मेथड प्रिपरेशन, importance of temperature and seeking, preservation, shelf life and examples are the points which are to be covered in this subject. Madam, next slide please. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी देखो, आप अगर बुक पढ़ोगे तो बुक में सिंपल सिंपल से बहुत से डिस्क्रिप्शंस ये है,
क्षार के बारे में। मैडम अर्ली द प्रीवियस स्लाइड, यस शस्त्र। लेकिन मैंने जान के ये एक्चुअल रेफरेंस डायरेक्टली लिया है सुश्रुत से। चिकित्सा स्थान में सुश्रुत ने 11वें आई थिंक अध्याय में क्षार का विस्तृत वर्णन दिया है। तो उन्होंने देखो क्या दिया है, शस्त्र अनुशस्त्रेभ्य क्षार प्रधानतमः। क्या क्या कर्म करता है, छेद्य भेद्य, जो लवण में भी देख, लेकिन इसमें है अलग, लेख्य लेखन करेगा, लेख्य करणात्, त्रिदोषघ्नत्वात्, ये एक दोष दो दोष नहीं त्रिदोषघ्न है, यानी सन्निपात हो या फिर संसर्ग हो दोषों का, ये हर जगह काम कर सकता है। त्रिदोषघ्नत्वात् विशेष क्रिया अवचरणाच्च श्रेष्ठः प्रधानतमः क्षारः। तत्र क्षरणात् क्षरणात् वा क्षारः, यानी वो घिस घिस के आपको आगे अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करते देगा। क्षरणात् क्षरण करता रहेगा, इसीलिए उसको कहेंगे क्षारः। ठीक है, तो ये क्षार की डेफिनेशन हो गई, क्षरणात् क्षरणात् वा क्षारः। अभी उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखो, नाना औषधि समवायात, बहुत सारे औषधियों से हम बना सकते हैं। त्रिदोषघ्नः, त्रिदोषघ्न क्यों है, नाना औषधि समवायात। शुक्लत्वात् सौम्यः, शुक्ल होने की वजह से, सफेद होने की वजह से दिखने में सौम्य है। तस् सौम्यस्यापि सतो दहन, सौम्य होने के भी बाद भी ये क्या क्या कर्म कर सकता है, दहन, पचन, धारण, धारण विदरण फोड़ना, धारण आदि शक्ति अविरुद्धा, सौम्य होने के बाद भी ये कर्म के अविरुद्ध है। अग्नेय औषधि गुण भूयिष्ठत्वात् कटुक उष्ण तीक्ष्ण पाचन विलयन शोधन रोपण शोषण स्तंभनो लेखनो, देखो बहुत सारे अलग अलग अपोजिट कर्म है, लेकिन फिर भी वो एक क्षार करा सकता है। देखिए स्तंभन भी है और उसका तीक्ष्ण गुण भी है, लेकिन ये अपोजिट दिखते हैं, लेकिन एक क्षार कर्म ही ऐसे कर सकते हैं। लेखन कृमि आम कफ कुष्ठ विष मेद साम उपहंता पुंस्त्वस्य च अतिसेविता, अतिसेवन के बाद पुंस्त्व उपहनन हो सकता है। इस क्षार के दो प्रकार है, प्रतिसारणीय और पानीय, यानी अगर आप एक्सटर्नल यूज कर रहे हो तो फिर प्रतिसारण करके, या प्रतिसारणीय क्षार, और अभ्यंतर दोषों के लिए रोगों के लिए ले रहे हो तो वो पानीय क्षार। मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी यहाँ पर दिए हैं इन्होंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी मैं आपको ये पूरा बिल्कुल बोलूंगा कि आप पढ़ो, लेकिन अभी नहीं, अभी तो मैं आप खुद आपके लिए पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन एक एक के जैसे अगर हो तो छोटे छोटे में हम काट के छोटा करके, वैसे आप बड़ा देख के ही अगर डिमोरलाइज हो गए तो मेरा ये कहने का बिल्कुल मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि ये लाइन टू लाइन है, अलग अलग करके पढ़े। देखो अभी मैं आपको इसको आसान करके बताता हूँ कि ये सब दिया क्या है। इसमें दिया है कि आप क्षार कैसे बनाएंगे। तम चेत क्षार दग्ध्वा परिस्रावेत तस्य विस्तारो तत्र अथ इतरस्त्रिविदो मृदुर्मध्यस्तीक्ष्णश्च तम चिकीर्षु, यानी तीन प्रकार भी दिए हैं। दो प्रकार पहले बताए उन्होंने, पानीय प्रतिसारणीय, बाकी तीन प्रकार उन्होंने बताए मृदु मध्य तीक्ष्ण। उसके बाद तम चिकीर्षु शरदि गिरिशानुजम शुचि उपोष्य प्रशस्ते हनि प्रशस्त देशजानम अनुपहतम मध्यम वयसम महांत असितम मुष्कक अधिवास्य अपरेद्यु पाटयित्वा खंडशा प्रकल्प्य अवपाट्य निमापदेशे। इसको थोड़ा थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके मैं आपको बताता हूँ कि क्षार एक्चुअली सुश्रुत ने कैसे करने को, तैयार करने को बोले हैं। क्षार करने की प्रक्रिया, तम चिकीर्षु, यानी भाई जिसको इंटरेस्ट है वही इस काम में आए, कोई ऐरे गैरे का ये काम नहीं। चिकीर्षु, जिसको इंटरेस्ट है उसी ने आना है। कब आना है, शरदी, यानी शरद ऋतु में उसको करना है, क्योंकि मूल जो है शरद में बताया है कांड, तो उसमें एक्सट्रैक्ट ज्यादा रहेगा, इसलिए शरद में लेना है। और
सूखे भी हो जाते हैं, इसलिए शरद ऋतु में वो वनस्पति लेनी है। गिरिशानुजम, कोई अगर गिरी यानी क्या बोलते हैं उसमें, हिली एरिया वगैरह उसमें हो, यानी ज्यादा वहां पर पानी की मात्रा ना हो वो भूमि पर। गिरिशानुजम शुचि ही उपोष्य, शुचि ही यानी वो क्लीन होना चाहिए, जहां पर कहीं भी आप क्षार तैयार कर रहे हैं वो जमीन क्लीन होनी चाहिए। प्रशस्ते हनी, प्रशस्त हनी यानी क्लाइमेट अच्छा हो, सूखा हो, रेनी सीजन ना हो, बहुत ठंड ना हो, बहुत धूप ना हो। प्रशस्ते हनी, प्रशस्त देश जातम, अभी ये द्रव्य के बारे में आया है। प्रशस्त देश जानम, कोई भी वनस्पति यूज नहीं करे, अच्छी अगर वनस्पति हो विदाउट एनी कंटेमिनेशन वो ले। अनुपहतम, विदाउट एनी हैविंग एनी डिसीज। मध्यम वयसम, एकदम अभी अभी छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हुए, ऐसे भी नहीं है, या फिर बहुत ही पुराना पेड़ है वैसा भी नहीं लेना है। मध्यम वयसम। महानतम असितम यानी असीतम यानी काला काला। मुष्कक यानी अभी ये देखो उन्होंने वनस्पति का नाम बताया है मुष्ककम। आदिवास्य, मुष्क वृक्ष लेना है। ये मुश्क का ही उन्होंने एक प्रक्रिया बताई, उसके बाद वो बताते हैं कि ये बाकी के भी ऐसे कुछ वनस्पतियां हैं, इनके आप क्षार बना सकते हैं, लेकिन हम पहले मुश्क क्षार का देखते हैं। मुष्ककम अधिवास्य यानी जो चिकित्सु व्यक्ति है, इंटरेस्टेड व्यक्ति है, वो उस पेड़ के पास जाए, वहां पर बैठे, पहले पहले दिन उसके पास उसने वास करना है। अधिवास्य। अपरेद्यु, दूसरे दिन सुबह उसने जाके क्या करना है। अपरेद्यु दूसरे दिन। पाटयित्वा, उसको लकड़ी से तोड़ना है, यानी कुराड़ी से तोड़ना है। खंडश प्रकल्प्य, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो। अवपाट्य, निवाते देशे, जहां पर ज्यादा बात ना हो, यानी हवा वहां पर खुली ना हो। निवाते देशे, क्यों? क्योंकि अगर वैसे जला दिया तो वो तुरंत जल जाएगा, वैसा नहीं चाहिए, हल्के हल्के उसको जलना है। निवाते देशे। निश्चितिम कृत्वा यानी उसको पाइलअप करे। एक एक देखो, मैं एक एक वर्ड पढ़ रहा हूँ, उसका एक एक मीनिंग का अर्थ बता रहा हूँ। वैसे ही अगर आपको मीनिंग ना समझे, संस्कृत डिक्शनरी खोलिए, व्याकरण सीखिए और उसको डिकोड करें। निश्चितिम कृत्वा, उसको पाइलअप करिए। सुधा शर्कराश्च, सुधा यानी क्या? सुधा शर्करा यानी क्या? लाइम, लाइमस्टोन जो रहते हैं, चूना। सुधा शर्कराश्च प्रक्षिप्य, उसमें थोड़ा क्या डालना है हमें? लाइम, लाइमस्टोन डालना है। तिलनालय ही आदिपये, तिल जो है वो भी एक क्षारीय वनस्पति है, लेकिन तिल का हमें नाल यानी उसका स्टेम यूज करना है। तिलनालय ही आदिपये। सो वी आर गोइंग टू सेट दिस ऑन फायर। जो मुश्क के लकड़ियां है, जो लाइमस्टोन्स है, तिलनाल है, ये अभी हम सभी को जला रहे हैं। उसके बाद क्या करना है? अथ उपशांते अग्नौ, अथ उसके बाद उपशांते अग्नौ, ये सब जल जाने के बाद तद भस्म, वो क्या होना चाहिए? भस्म होना चाहिए, ना कि मसी होनी चाहिए, भस्म ही होना चाहिए, ग्रेइश कलर, कपोत वर्ण का। तद भस्म पृथक गृह्णीयात्, भस्म शर्कराश्च, क्रिस्टलाइन जो कुछ भी, जैसे भस्म शर्करा क्यों दिखेगी? क्योंकि हमने यहाँ पर लाइमस्टोन लिया है, तो यह लाइमस्टोन और ये जो भस्म है, ये दोनों अलग अलग से ले ले। अथ अथ अनेन एव विधानेन, समझो, वैसे वैसे मैंने बताया था आपको कि मुश्कक के जैसे ही सुश्रुत बता रहे हैं कि अनेन एव विधानेन, इसी विधान से आप कुटज, पलाश, अश्वकर्ण, पारिभद्र, बिभीतक, आरगवध, तिलवक, अर्क, स्नूही, अपामार्ग, पाटला, नक्तमाल, वृक्ष, कदली, चित्रक, पूतिक, इंद्रवृक्ष, आस्फोटक, अश्वमार, सप्तच्छद, अग्निमंथ, गुंजात, चतस्र कोशातकी यानी 4 किस्म की कोशातकी, इन सभी का समूल यानी मूल, मूल के साथ फल, पत्र, शाखा, इन सभी का उपयोग कर सकते हो। दहे तो किसके साथ? तो सुधा शर्करा के साथ जलाना है। ततः, तो उसके बाद जलाने के बाद हमने क्या करना है? ततः शारद द्रोणम उदक द्रोणैहि, शारद द्रोणम यानी जो क्षार है, समझो एक द्रोण ले लिया,
एक 1 पार्ट ले लिया क्षार, उदक द्रोणैः षड्भिः, उदक यानी जल, द्रोणैः षड्भिः यानी 6 द्रोण, 6 टाइम्स ऑफ वाटर, 6 टाइम्स यानी 1 पार्ट हमने ले लिया क्षार और 6 पार्ट्स हमने ले लिया वाटर। द्रोणैः षड्भिः आलोड्य यानी उसमें क्या करना है, वो जो हमें भस्म मिला है उसमें हमने पानी डालना है 6 गुना। मूत्रैः वा यानी पानी की जगह आप मूत्र भी ऐड कर सकते हो, उससे क्या होगा, मूत्र है तीक्ष्ण, तो जो हमारा क्षार रहेगा उसकी तीक्ष्णता ज्यादा बढ़ेगी। डिपेंड्स आपको कैसा कल्प बनाना है। मूत्रैः वाह यथोक्तैः एकविंशति कृत्वा परिस्राव्य, इसका मतलब 21 टाइम्स हमें फिल्टर करना है। जो हमने भस्म लिया था तो जला हुआ वो जो राख थी वो पानी में घोल मिलाई, उसके बाद उसको छान लेना है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 21 बार उसको अच्छे से छान लेना है, क्योंकि उसमें कोई भी बाकी मट्टी या कोई भी कण आने ना पाए, इसलिए अच्छे से छान ले। महती कटा है, महती यानी सबसे बड़े वाले, कटा है यानी कटोरी में, कढ़ाई में, शनैः आस्ते आस्ते बहुत हल्के से, दर्व्या अवघट्टयन विपचेत यानी दरवी से उसको हिलाते रहे, हल्के आंच पर गर्म करते रहे। कब तक, स यदा जब तक, भवती अच्छो यानी वो क्लीन हो जाए, रक्त थोड़ा सा लाल हो जाए, तीक्ष्ण तीक्ष्ण दिखे, पिच्छिल थोड़ा सा पिच्छिल चिपचिपा भी होना चाहिए। तम तो ये फॉर्म में आने के बाद अच्छ, रक्त, तीक्ष्ण, पिच्छिल, ये 4 कंडीशन है, जिसके बाद आप वो कढ़ाई से लेकर उसको क्या करना है, देखो, तम आदाय उसको लेके, महती वस्त्रे बड़ा सा वस्त्र ले, परिश्राव्य फिर से छानना है, छानने की क्रिया फिर से करनी है, परिश्राव्य तरम विभज्य पुनः अग्नौ अधिश्रयेत्। तो ये देखो, ये यहाँ अभी तक सेमी सॉलिड फॉर्म में है, भवती अच्छो रक्तस्तिष्णो पिच्छिलश्च, पिच्छिल यानी सेमी सॉलिड फॉर्म में है, तो उसको फिर छान ले, छानने के बाद फिर अग्नि पर रखे, कब तक, उसका सॉलिड फॉर्म न मिल जाए तब तक। तत एव क्षारोदकात् कुडवम अद्यर्धम वा अपनयेत। ततः कटशर्करा भस्मशर्करा क्षीरपाक शंखनाभि अग्निवर्णा कृत्वा आयसे पात्रे तस्मिन्नेव क्षारोदके निषिच्य पिष्ट्वा तेनैव द्विद्रोणे अष्टपरिसंमितं शंखनाभ्यादीनां प्रमाणं प्रतिवाप्य। अभी ये मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इतने फास्ट, तो ये जो पहले अब तक की ये जो क्रिया है वो क्षार करने के लिए सामान्य क्रिया है। अभी इसके बाद जो सुश्रुत ने 3 प्रकार बनाए थे ऊपर, जो मृदु मध्य तीक्ष्ण, तो उसके हिसाब से उसने थोड़ा सा उसके प्रक्रिया में अंतर किया है। तो उन्होंने क्या बताया, तथा एवं क्षारोदकात् कुडवम अद्यर्धम अपनयेत, उसमें से 1.5 कुडव क्षारोदक ले लीजिए। ततः कट शर्करा, भस्म शर्करा, क्षीरपाक, शंखनाभि, देखो शंखनाभि कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी क्षारीय है। ये जो कट शर्करा भस्म शर्करा जो बताए हैं ये सभी क्षारीय ही है। अग्निवर्णा कृत्वा यानी इसको अच्छे से गर्म करे, अग्निवर्णा कृत्वा लाल होने तक तपाए, आयसे पात्रे यानी लोहे के पात्र में, तस्मिन्नेव क्षारोदक, जो क्षारोदक हमने 1.5 कुडव जो क्षारोदक लिया है उसी में इनको, ये जो भस्म शर्करा कट शर्करा उसको अग्निवर्ण गर्म करके उसी में निक्षेप करना है, पिष्ट्वा यानी उसको पेषण करना है, तेन एव उसी से, द्विद्रोणे 2 द्रोण, अष्टपल संमितम शंखनाभ्यादीनां प्रमाणम प्रतिवाप्य यानी शंखनाभि फिर से उसी क्षारोदक में मिलाने हैं। तो उससे क्या होगा, सततम अप्रमत्तश्च एवं अवघट्टयम विपचेत, उसको हल्के हल्के दरवी से हिलाते रहे, उसका पाक कराते रहे। स यथा, कब तक, न अतिसांद्रो न अतिद्रवश्च यानी फिर से उसकी अवस्था कैसी रहेगी, सेमी सॉलिड, नातिसांद्रो नातिद्रवश्च भवति तथा प्रयतेत। तो इस हिसाब से जैसे हमने जलाई राख, उसमें पानी मिलाया, उसको 21 बार फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद उसको गर्म किया, उसके बाद वो थोड़ा सेमी सॉलिड हो गया, तो उसके बाद फिर से हमने छान लिया, छानने के बाद उसमें से थोड़ा सा क्षारोदक लिया, और क्षारोदक में हम ये जो कट शर्करा भस्म शर्करा शंखनाभि है उसका प्रतिवाप किया,
ठीक है। तो प्रतिभाव कब तक करना है? जब तक वो नाति सांद्रम नाति द्रवम हो जाए तब तक उसको करना है। इस क्रिया से हमें जो क्षार मिलता है उसको सुश्रुत ने कहा है मध्यम क्षारा। समझे? तो मध्यम क्षार ने उन्होंने क्या डाला है? भस्म शर्करा, कट शर्करा, क्षीर पाक, शंखनाभि, अग्नि, इतना उसमें डाला है। अगर मृदु क्षार हो तो उसमें ये जो हमने बाकी देखा बाद में, कट शर्करा भस्म शर्करा का बाद का जो श्लोक है, ये सब क्रिया उसमें की ही नहीं है, उसमें उसने प्रतिवाप डाला ही नहीं है। मध्यम क्षार में से अगर प्रतिवाप निकाला जाए तो कहलाएगा मृदु क्षार। और अगर मध्यम क्षार की ही क्रिया में हम अगर तीक्ष्ण द्रव्य ऐड कर दे, जैसे हमने देखा कि गोमूत्र पहले यूज किया था पानी की जगह, वैसे ही द्रव्य कुछ बताए हैं, जैसे दंती, द्रवंती, चित्रक, ये उष्णवीर्य तीक्ष्ण है, पूतिक, विड, सुवर्च, कनक क्षीरी, हिंगु, वचा, अतिविषा, ये सभी जो तीक्ष्ण द्रव्य है, अगर वो शुक्ति प्रमाण में उसका भी प्रतिवाप किया जाए शंखनाभि के साथ, तो वो और ज्यादा तीक्ष्ण होगा, तो उसको पाक्य या फिर तीक्ष्ण क्षार कहते हैं। तो देखो हमने 3 प्रकार के क्षार सीख लिए। सबसे पहले सुश्रुत ने जो मेथड बताई थी जिसमें प्रतिवाप था, कॉमन प्रतिवाप था, उसको मध्यम क्षार कहेंगे। जिसमें प्रतिवाप नहीं है उसको मृदु क्षार कहेंगे। और जिसमें तीक्ष्ण द्रव्यों का भी शुक्ति प्रमाण में प्रतिवाप है तो उनको कहेंगे तीक्ष्ण क्षार। ओके, नेक्स्ट स्लाइड मैडम। अभी थोड़ा सा मैंने आप लोगों को वो जो मैंने दिखाया वो सुश्रुत संहिता काल में लेके गया था। तो अभी आपके लिए शारंगधर साहब ने बहुत ही सिंपल करके फॉर्मुलेशन दिया है कैसे बनाना है क्षार कल्पना। क्षीर वृक्षस्य काष्ठानि शुष्काण्यग्नौ प्रदीयेत् नीत्वा तत् भस्ममृत्पात्रे क्षिप्त्वा नीरे चतुर्गुणे विमर्द्य धारयेत् रात्रौ परतच्छं जलं नयेत् तन्नीरं क्वाथयद्वह्नौ यावत् सर्वं विशिष्यति ततः पात्रात् समुल्लिख्य क्षारोग्राह्य शीतप्रभा। वही हमें कलयुग में लेके आए, बहुत ही आसान कर दिया कि इसमें ना आपने कट शर्करा डालनी है, ना भस्म शर्करा, ना शंखनाभि डालनी है। बस आप जो है जो अल्पमति है तो आप इस मेथड से करा लो, आपका क्षार हो जाएगा। क्षीर वृक्षस्य काष्ठानि, अब आपको पता होगा क्षीर वृक्ष कौन से है। तो क्षीर वृक्ष है, क्षीर जिनसे निकलता है, लैटेक्स जिनसे निकलता है वो क्षीर वृक्ष। उनके काष्ठ लेने हैं शुष्काणी, यानी वो आधे पूरे के पूरे सूखे होने चाहिए, ना कि गीले हो। अग्नौ प्रदीप है, उनको जलाना है। नीत्वा तद भस्म, उस भस्म को मृत्पात प्रेक्षिप्त्वा चतुर्गुणे, यहाँ पर देखो पानी जो है, पानी की मात्रा उन्होंने कम करी है। पहले हमने देखा कि सुश्रुत भाई ने बताया था कि 6 गुना पानी लेना है, यहाँ पर शारंगधर बता रहे हैं कि 4 गुना पानी ले। तो ये थोड़ा अंतर है। विमर्द धारयेत् रात्रौ, उसने बताया कि फिर एक रात्र वैसा ही रखे। उसके बाद वो जो ऊपर का जल, स्वच्छ जल है, उसको ली और उस जल को थोड़ा 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 करके आहिस्ता आहिस्ता हल्के आंच पर उसको गर्म करते रहे जब तक वो पात्र को आपके क्षार न लगे। जैसे हम देखो बोरिंग का पानी बहुत जगह मिलता है, तो वो पानी गर्म करने के बाद जैसे कोई भी बर्तन को ऐसे कंगोरा लगता है व्हाइट व्हाइट, वो भी एक प्रकार का क्षार है। वैसे ही क्षार हमें, जैसे हम ये सुपरनेंट वाटर है जब गर्म करते हैं तो उसी प्रकार हमें उस बर्तन को क्षार लगा हुआ शीतप्रभा क्षार दिखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम क्षार करते हैं। आपको ज्यादा समझने के लिए हमने थोड़ा पिक्चोरियल फॉर्म में भी यहाँ पर दिखाया। देखो हमने पहले द्रव्य लिए, उसको जला दिए, उसकी राख ली, उसको राख को पानी में घोला, फिर उसको छाना, फिर बॉईल किया, तो उसके बाद ये पाउडर मिला, तो एक क्षार है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में 2 प्रकार के क्षार आप बताए हैं उसके एग्जाम्पल स्टडी करने को, कदली क्षार और चिंचा क्षार। दोनों की क्षार बनाने की मेथड जो है सेम रहेगी एज पर शारंगधर संहिता। बस उसमें थोड़ा अंतर है कि कदली क्षार में 6 गुना पानी है, यानी वो कदली क्षार सुश्रुत की मेथड से दिया है। चिंचा क्षार में 4 गुना पानी है। आप चिंचा क्षार अगर देखा हो तो शंखवटी का एक वन ऑफ द इंग्रेडिएंट है चिंचा क्षार, बहुत अच्छे से काम करता है। तो उसी हिसाब से जो क्षार है छेदन भेदन काम करता है, अनुलोमन का,
तो अग्निमन्य में, शूल में, गुल्म में बहुत ही अच्छा काम करता है चिंचा क्षार। तो शंख भस्म का रिलीवेंस, शंखवटी का रिलीवेंस और उसमें चिंच भस्म की उपस्थिति, ये लॉजिकल है। कदली क्षार, आपको पता होगा कि जो कदली क्षार है वो गुल्म, अश्मरी, शो, पीसीओडी में भी ये कदली क्षार जो है, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी में भी, जैसे डक्ट जो अपनी फैलोपियन डक्ट ब्लॉक, ट्यूबल ब्लॉक कहते हैं ना, तो उसमें कदली क्षार बहुत अच्छा काम करता है। जो गुल्म है इस कैटेगरी में वो सिचुएशन आ सकती है, तो वो बहुत अच्छा मार्ग अवरोध दूर कर सकता है कदली क्षार। तो गायनेकोलॉजी में भी कदली क्षार का बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस है और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में चिंचा क्षार का। तो इस हिसाब से हमने ये 2 क्षार के उदाहरण भी देख लिए हैं। पानी का अंतर है कि एक में 6 गुना है, कदली में, चिंचा में 4 गुना है। मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और हाँ, एक बताना में रह गया कि इसका जो शेल्फ लाइफ है लवण के जैसे ही इसका भी शेल्फ लाइफ है 5 साल। ठीक है, अभी आगे जाके देखते हैं अयस्कृति कल्पना। अयस्कृति कल्पना, ये जो कल्पना है मेरे ख्याल से चरक हो, सुश्रुत हो, ये बहुत ही टॉप लेवल का नॉलेज है उनका कि वो अयस्कृति बना रहे हैं। और ये जो रसशास्त्र के हम सीखते हैं कि रसशास्त्र क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ रसशास्त्र, उसमें संहिता काल, यह काल, त्यो काल दिया है। May sir मेरा ये बिल्कुल, जी सर। take the remaining in next time. सर ओके सर, फाइन 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 सर, नो प्रॉब्लम। सो आई विल स्टॉप हियर। मुझे लगता है मैंने आपको जो कुछ बताया आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो प्लीज आप आपका चैट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस मुझे भेजें, मैं हो सके जितने आपको आपकी शंका समाधान कर पाऊँ। Thank you, sir, for this wonderful lecture. Request to participant, if any queries, please mention in the chat box. Sir, there is query. In case of syrup, how to prepare? How to prepare syrup and what quantity? Yes, sir. As I told you, you can use 67% of sugar, like weight by volume, and considering the weight by weight, अगर जैसे यादव जी ने बताया कि दुगनी शुगर है, वो उतना ही आ जाता है, ट्वाइस, क्योंकि शुगर तो वाटर में डिजोल्व हो जाएगी, बराबर। तो डिजोल्व होने के बाद सिरप में उसका कॉन्सेंट्रेशन बाय वेट 67% आना चाहिए। तो उसके लिए समझो अगर 1 लीटर आपने पानी लिया या फिर काढ़ा लिया तो उससे दुगना यानी 2 किलो तक आपको कम से कम शुगर लगती ही है। Next query is there, sir. क्षार आणि लवण मधील फरक. मगाशी मी सांगितलं होतं ना, खूप फाईन लाईन आहे. बऱ्याच ठिकाणी काही काही क्षार लवण म्हणून आले, काही काही लवण क्षार म्हणून आले. संवरचल लवण आपण बघतो एक प्रकारचा क्षार आहे, म्हणजे ज्याच्यामध्ये क्षार म्हटलं तर सर्वात पहिले क्षार म्हणजे काय, आपण म्हणू अल्कली म्हणूया, हायड्रोजन आयन आणि OH मायनस आयन, बरोबर आहे. आणि हे स्पेसिफिक टू आयन आहे. आणि जर सॉल्ट बघितले, लवण बघितले तर एनी आयन, Na+Cl- और एनी आयन, इट इन एनी फॉर्म, बरोबर आहे. तर त्या प्रकारचं एक फरक असू शकतो. दुसरा, क्षारांमध्ये लवणापेक्षा थोडे जास्त गुणधर्म आहे. लवण छेदभेद करतं, पण क्षारांचं अजून जास्त आहे. पण जर आपण संहिता जर प्रॉपर बघितल्या ना, तर लवण वर्गामध्ये बऱ्याचशा क्षारांचं पण वर्णन केलेलं आहे. आणि खूप फाईन लाईन आहे मित्रांनो. क्षार करण्याच्या पद्धतीमध्ये पण आपण त्याच्यामध्ये कार्बन पार्टिकल्स वगैरे काहीच घेत नाहीये. आयनिकच सोल्युशन आहे आणि लवण पण सेम होतं, डिझॉल्व्ह होतात ते पूर्ण पाण्यामध्ये. त्यामुळे खूप बारीक फरक आहे एक डेफिनिशनचा आणि उपयोगानुसार. जसं लवण ही कल्पना आहे ती रुची उत्पन्न करण्यासाठी मीठ वगैरे आपण वापरतो, आणि क्षार हे जे आहे ते वेगळ्या स्पेसिफिक पर्पजसाठी वापरतो. जसं आपण खायचा सोडा वगैरे बघतो,
तो फुलण्यासाठी वगैरे वापरला जातो. पण मीठ जे आहे ते चवीसाठी वापरला जातो. तर ॲज पर इंटेंट ऑफ यूज पण त्याच्यामध्ये थोडंसं लाईन ऑफ डिमार्केशन आहे. अदरवाईज जर जसं मी सांगितलं, की काही क्षार, काही लवण प्रोसिजर सेम आहे तयार करायच्या. मग त्याला क्षार म्हणायचं का लवण हा कळीचा मुद्दा आहे. पण ॲज पर इंटेंट तुम्ही त्याला क्षार किंवा लवण म्हणू शकता. Next, sir, what is weight upon volume in case of churna? चूर्ण What is weight upon volume in case of churna? मला कळलं नाही. कोणत्या कशाच्या संदर्भात आहे? चॅट बॉक्स मध्येच आहे, चूर्णाच्या संदर्भात आहे सर. नेक्स्ट अजून आहे, एनी नीड ऑफ ऍडिंग प्रिझर्वेटिव्ह इन प्रिझर्वेशन. कशामध्ये? सर ते मेन्शन नाही केलेलं त्यांनी. ओके, सिरप में आपको अगर सिरप बनाना हो तो आपको प्रिजर्वेटिव यूज करने ही है. शार्कर भी करेंगे तो फिर आप यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा. क्योंकि जब आप सिरप बनाते हो तो जरूरी नहीं कि जब आप स्टोर करते हो तो हर एक बंदा उतनी केयर ले. तो इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है प्रिजर्वेटिव ऐड करना मुनासिर समझते हैं. अदरवाइज शुगर itself at 67% of concentration will act as a preservative. और एक क्वेरी है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शर्करा खंड और सीता मेंशन बाय इट्स इनकम्प्लीट एक्चुअली. नाही हा कळाला नाही मला. आचार्य सीता आणि मेंशन बाय आचार्य लाईक खडी साखर आणि साखरेमध्ये हाच फरक आहे की सल्फेशन केलं जातं. आपल्याला जी साखर मिळते बारीक त्याच्यात सल्फेशन केलं जातं गंधकामुळे. सर ती हिंदी शीत आपल्याला साखर सांगितली ती शीतवीर्य असायला हवी. वेळेत आपण जी क्रिस्टलाईन साखर वापरतो ती सल्फेशनमुळे थोडी उष्णवीर्य होते आणि खडी साखर जी आहे ती प्रॉपर शीतवीर्य असते, पित्त शमन करणारी असते. ओके. अयस्कृती कल्पना बद्दल विचारलाय. अयस्कृति आज अपन हमने आज अयस्कृति ली नहीं है. With sir's request we have extended this session to next lecture. So I will try to explain it thoroughly in next lecture. Okay. Thank you so much, sir, for this wonderful session. Now I Thank you. request. Yes, sir. Am I audible? Yes sir. Yes ma'am. Thank you, sir, for this wonderful session. So I conclude and I request my students to come for the Shanti part. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. चौधरी सर. Chaudhary sir. So I announce here that today's session is over. Thank you everyone. Thank you, Gaidhani sir.